डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 41 बीस्ट ऑक्शन पावर स्ट्रगल्स। पहले 3 निजी कमरों में रहने वाले तीनों परिवार तीनों प्रमुख हस्तियों की बोली लगाने की अवधि के दौरान ही हॉल के केंद्र में उतर चुके थे। किन फुझोंग को सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाते देख किन झो एक साथ अत्यधिक प्रसन्न और दुखी दोनों था। उन्हें इस बात की बेहद खुशी थी कि सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश के आने से परिवार की मौजूदा मुश्किलों को बदलना संभव हो सकता है। ये दर्द स्वाभाविक रूप से परिवार के क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस नामक एक विशालकाय जीव के सौदेबाजी के मोहरे के रूप में बेचे जाने से उत्पन्न हुआ था, जिसे कभी भी परिवार से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कार्ड स्वाइप करके भुगतान करने के बाद 15 मिलियन स्पिरिट कॉइन में से 1.5 मिलियन स्पिरिट कॉइन किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस द्वारा कमीशन के रूप में ले लिए जाएंगे और शेष राशि उस टर्मिनल में स्थानांतरित कर दी जाएगी जिसे लुओ युहेंग ने पहले ही छोड़ दिया था। राजा रैंक वाले जानवर की बात करें तो किन फुझोंग द्वारा उल्लिखित क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस के बारे में किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस ने बुद्धिमानी से कमीशन लेने का उल्लेख नहीं किया। क्या आप विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं? इस क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस की खेती करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है और मुझे विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से इन बातों को स्पष्ट रूप से समझाना होगा। किन फुझोंग ने किन झोऊ को अपना कार्ड स्वाइप करके स्पिरिट कॉइन का भुगतान करते हुए देखने के बाद बस यूं ही कैजुअली पूछ लिया। लेकिन यहाँ तक कि उनके अनौपचारिक प्रश्नों में भी लियांग क्यू सीधे तौर पर किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस की प्रतिष्ठा के कारण उसमें निहित निर्विवाद अधिकार को महसूस कर सकते थे। लियांग क्यू अब भी अत्यधिक दबाव महसूस कर रहा था। उसके पास माथे से पसीने की बूंदों को पोंछने का भी समय नहीं था और उसने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, विक्रेता की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए हमें विक्रेता की राय लेनी होगी। हालांकि उसने सोचा कि चूंकि विक्रेता ने नीलामी घर में पहले ही विज्ञापन दे दिया था, इसलिए वे शायद अपनी पहचान नहीं छिपाएंगे। वो ये सब विक्रेता को खुश करने के लिए कर रहा था और उसे लगा कि किन फुझोंग, जो इतना बेफिक्र लग रहा था, इस पर गुस्सा नहीं होगा। ये कहते हुए लियांग क्यू के मन में पहले से ही कई विचार चल रहे थे और सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद ही उसने अपने कंधों को थोड़ा सीधा किया और थोड़ा आराम किया। हम उनसे जल्दी संपर्क करो। जैसा कि लियांग क्यू को उम्मीद थी, किन फुझोंग को कोई आपत्ति नहीं थी। अपने बॉस से सहमति मिलते ही वे यानशेंग ने पहले ही एक संदेश भेज दिया था। पुष्टि का जवाब मिलने के बाद वह आगे बढ़ा और अपने बॉस के कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर लियांग क्यू के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। महोदय किन, विक्रेता मान गया है। क्या हम अब सीधे अपने स्वागत कक्ष में चलें या अंतिम जानवर की नीलामी होने तक प्रतीक्षा करें? सुगंधित आत्मा से संबद्ध खरगोश को अपनी बाहों में लिए हुए किन फुझोंग असाधारण रूप से प्रसन्न था। उसने पूछा, आखिरी जानवर कौन सा है? क्या वह इस खरगोश से अधिक कीमती है? ये सुनकर बगल में खड़े फैंग मानवों और हे सोंग ने भी कुछ दिलचस्पी दिखाई। स्पष्ट रूप से वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिरी राक्षस कौन होगा। आखिरी वाला किंग रैंक का 2 सितारा चियान फायर लान है। लियांग क्यू के चेहरे पर थोड़ी असहजता झलक रही थी। उसे अफसोस था कि उसने सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश को नीलामी में अंतिम वस्तु क्यों नहीं बनाया। इसकी वर्तमान नीलामी कीमत से कई राजा रैंक के खरगोश खरीदे जा सकते थे। चियान फायर लान की वजह से अब थोड़ी अजीब स्थिति हो गई थी। लियांग क्यू का जवाब सुनकर किन फुझोंग के चेहरे पर शांति छा गई। अच्छा, तो चलिए अब सीधे स्वागत कक्ष में चलते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर आखिरी बीस्ट के मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन उनका यह उपेक्षापूर्ण रवैया ही सबसे अच्छा मूल्यांकन था। लियांग क्यू केवल बनावटी मुस्कान के साथ ही जवाब दे सका। उसने अन्य 2 मास्टर्स की ओर देखा, यह मानते हुए कि वे भी अंतिम जानवर में दिलचस्पी नहीं लेंगे। दोनों लॉर्ड्स, हमने आपके लिए विशेष रूप से वीआईपी कमरे तैयार किए हैं। यदि आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं, तो आप पहले जाकर आराम कर सकते हैं। बूढ़ा वह हे सोंग ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, हम लॉर्ड किन के साथ हैं। वे जहाँ जाते हैं, हम भी स्वाभाविक रूप से उनके साथ जाते हैं।
हमारी चिंता मत कीजिए। हालांकि फैंग मानवों ने कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन उनकी चुप्पी को स्वाभाविक रूप से सहमति मान लिया गया। लेकिन किन फुझोंग को यह मंजूर नहीं था। बूढ़े, तुम्हारे साथ कौन है? हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे दूर रहो, ही सोंग ने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। कानून प्रवर्तन टीम द्वारा जारी किए गए मिशन के दौरान अपनी पोस्ट छोड़ना कोई मामूली अपराध नहीं है। किन फुझोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आवाज कुछ हद तक अनफ्रेंडली हो गई। क्या तुम दोनों मेरी तरह नहीं हो? तुम दोनों उस गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार से बाहर निकल आए। उसका खंडन सुनकर ही सोंग ने सिर हिलाया। हम गुप्त क्षेत्र छोड़कर उस साथी को ढूंढने गए थे जिसने पहले ही अपना पद छोड़ दिया था। इसके अलावा हम में से प्रत्येक ने उसकी रक्षा के लिए एक एक जानवर को छोड़ा था, और हम गुप्त क्षेत्र की सीमा को तुरंत महसूस कर सकते हैं। बोलते समय हे सोंग ने जानबूझकर या अनजाने में उस लोहे के कवच वाले शेर की ओर देखा जिस पर वह बैठा था, जिसका नाम धरती को हिला देने वाला कवचधारी शेर था, और कहा, ये वास्तव में तुमसे अलग है। किन फुझोंग के चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे, लेकिन चूंकि वह इस बूढ़े व्यक्ति को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह केवल इतना ही कह सका, ठीक है, हम तीनों ही जाएंगे। अपने जूनियर को वहीं रहने दो जहां ठंडक है। बूढ़े हे को उनके असभ्य रवैये से जरा भी आपत्ति नहीं थी, और उन्होंने हे लियांग्यू, हे लियांगशु और अपने बगल में खड़े अन्य लोगों को हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। फैंग मानवों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पीछे खड़े फैंग परिवार के सदस्य स्थिति को समझते हुए खुद ही वहां से चले गए। तब किन फुझोंग के चेहरे के भाव कुछ नर्म पड़ गए। जब पुलिस अधिकारी आए, तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। ये सोन के चेहरे पर मुस्कुराने का भाव मानो उकेरा हुआ था। उसकी आंखें इतनी सिकुड़ी हुई थीं कि उसके असली विचारों को समझना असंभव था। बेशक ये बूढ़ा आदमी कभी ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। हम्फ, एक हल्की सी नाक सिकोड़ने की आवाज ने किन फुझोंग के अविश्वास को व्यक्त किया। काफी देर से खड़े रहे लियांग क्यू ने देखा कि उनकी बहस आखिरकार खत्म हो गई है, और फिर सावधानीपूर्वक उनके लिए आगे आगे चलने लगे। वीआईपी कमरा नीलामी घर की ऊपरी मंजिल पर था, और वे जल्दी ही अपने गंतव्य तक पहुंच गए। इस समय वीआईपी कमरे में केवल 3 लोग मौजूद थे, लुओ चेन, लुओ युहिंग और वेई यानशिंग, जो उनके साथ थे। लियांग क्यू ने संक्षिप्त परिचय देते हुए इस बात पर जोर दिया कि तीनों ही वाइल्ड रैंक्ड बीस्ट मास्टर हैं। इसका उद्देश्य लुओ युहिंग और लू चेन को महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नाराज करने से रोकना था। लुओ चेन थोड़ा भावुक हो गया। वह पहले चरण, भयंकर जानवर चरण, में सिर्फ एक नौसिखिया था, और अब वो वास्तव में चौथे चरण, जंगली रैंक के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिल सकता था। उन्हें देखने पर ये महत्वपूर्ण हस्तियां असाधारण रूप से ऊर्जावान दिखने और उनके आसपास एक अदृश्य उतार चढ़ाव होने के अलावा सामान्य लोगों से बहुत अलग नहीं लगती थीं। जब लुओ चेन दिवास्वप्न देख रहा था, तब तक सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। मास्टर लुओ, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश आपके द्वारा शोध किए गए एक नए विकास पथ का जानवर है, या ये गलती से जंगल में पाया गया था? बैठने के बाद हे सोंग ने सीधे पूछा। मैं, लुओ, प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मुझे हाल ही में एक नया विकास पथ मिला है। हालांकि विकास सामग्री प्राप्त करना कठिन है, और इसमें बहुत समय लगा, इसलिए मैं केवल एक को ही विकसित कर पाया हूँ। 3 वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर्स का सामना करने के बावजूद लुओ युहिंग का जवाब न तो विनम्र था और न ही अहंकारी, क्योंकि हुआगुओ में एक ब्रीडर का दर्जा अभी भी बहुत सम्मानित था। ब्रीडर एसोसिएशन अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी कुख्यात था। यदि किसी वैध ब्रीडर की मृत्यु हो जाती थी, तो उच्च स्तरीय अधिकारी निश्चित रूप से मृत्यु के कारण की जांच करते थे। इसके अलावा वे समय को उलटने की क्षमता रखने वाले जीवों का भी इस्तेमाल जांच के लिए करते थे। ब्रीडर एसोसिएशन के वित्तीय संसाधनों और विरासत पर संदेह न करें। किन फुझोंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, जानवर खुद ही अनमोल होते हैं, इसलिए उनके प्रजनन की प्रक्रिया का कठिन होना स्वाभाविक है। लुओ युहिंग किन फुझोंग को देखकर मुस्कुराया। फैंग मानवों की स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी, मुझे आश्चर्य है कि क्या इन जानवरों में से किसी एक को भी विकसित किया जा सकता है। इसके लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी? शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। लुओ युहिंग की उंगलियां लयबद्ध तरीके से मेज पर थपथपा रही थीं। क्या लॉर्ड फैंग भी एक सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश खरीदना चाहते हैं? फैंग मानवों ने सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर लुओ, अगर आपकी कोई आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं।
आमतौर पर हमारे स्टोर में बीस्ट के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ उपस्थित तीनों लॉर्ड्स के लिए हमें एक अपवाद करना होगा। 20 मिलियन स्पिरिट कॉइन, साथ ही लॉर्ड्स द्वारा प्रदान की जाने वाली कई दुर्लभ सामग्रियां। मैं यहाँ एक अपवाद कर रहा हूँ। हालांकि भले ही उस दानव की नस्ल स्थिर रह सकती है, लेकिन उसकी योग्यता की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर तीनों स्वामी सहमत हों, तो क्या हम अभी एक अनुबंध तैयार कर लें? लुओ युहेन के बोलने के बाद उसने अपने सामने बैठे तीनों लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा। नीलामी के बाद लुओ चेन और लुओ युहेन के बीच हुई चर्चा के बाद स्वाभाविक रूप से इस कीमत का निर्धारण हुआ। ये बहुत सस्ती तो नहीं थी, लेकिन उनकी स्वीकार्य सीमा के भीतर थी। कुछ देर सोचने के बाद फैंग मानवू ने सबसे पहले कहा, ठीक है, मैं ये शर्तें स्वीकार करता हूँ। फिर अगला सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश, हमारा चेन्यांग पालतू पशु स्टो सबसे पहले लॉर्ड फैंग के लिए आरक्षित करेगा। ये देखकर कि फैंग मानवू सहमत हो गई है, हे सोंग ने तुरंत उसका अनुसरण किया और शर्तों को स्वीकार कर लिया। अंततः भले ही उसे पहले ही एक सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश मिल चुका था, किन फुझोंग ने फिर भी एक और खरगोश आरक्षित करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसने कुछ दूरदर्शिता दिखाते हुए खुद को सबसे अंत में रखा। इससे परिवार को स्पिरिट कॉइन जुटाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और साथ ही उसे अपने पास मौजूद सुगंधित स्पिरिट एफिनिटी रैबिट की प्रभावशीलता को सत्यापित करने का भी मौका मिलेगा। अगर यह फायदेमंद नहीं हुआ, तो वह संबंधित सामग्री न मिलने का बहाना बनाकर समझौते को रद्द कर सकता है। प्रत्येक परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद सभी के चेहरों पर वास्तविक भावनाओं की झलक दिखाई दी। अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जानवर आरक्षित कर लिए गए हैं, अब आप दोनों जा सकते हैं, है ना? क्या आप अभी भी रुककर मेरे जानवर के रहस्यों की जासूसी करना चाहते हैं? अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद किन फुझोंग ने उन्हें बर्खास्त करने के लिए बात की। बाकी दोनों भी ज्यादा देर नहीं रुके। किन फुझोंग के बोलने के बाद वे वीआईपी कक्ष से निकल गए। सबसे आखिर में निकलने वाली लियांग क्यू ने सुगंधित लकड़ी के बने दोहरे दरवाजों को बड़े ध्यान से बंद किया। किन फुझोंग के चेहरे पर पीड़ादायक अनिच्छा का भाव प्रकट हुआ। एक बूढ़े पिता की तरह जो अपनी बेटी को सौंप रहा हो, उसने लुओ युहेंग से कहा, मास्टर लुओ, यह आज की नीलामी के इनाम का दूसरा हिस्सा है, हमारे किन परिवार का विशिष्ट जानवर, क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। लुओ चेन और लुओ युहेंग के सामने एक चमकीला लाल पौधा प्रकट हुआ। इसकी शाखाओं से लेकर पत्तियों तक पूरा पौधा चटक लाल रंग का था। हालांकि शाखाओं और पत्तियों का रंग मुख्य तने के लाल रंग से थोड़ा गहरा था। इसकी पतली शाखाओं और पत्तियों की तुलना में इसका तना बहुत चौड़ा था और इसके आधार के रूप में काम करने वाले मुख्य तने पर अजीबोगरीब उभार थे, मानो उस पर कुछ नक्काशी की गई हो। लुओ चेन ने एक बार इसके चारों ओर चक्कर लगाया और अस्पष्ट रूप से उभरी हुई आकृति में तैरते हुए ड्रैगन को दर्शाया गया प्रतीत हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्पिरिट एफिनिटी को क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस कहा जाता था। हालांकि उसका रंग बहुत कम था और सत्य की आंख क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस के बारे में कुछ जानकारी प्रदर्शित नहीं कर सकी। किन फुझोंग अभी भी देख रहा था और लुओ चेन को अपना संयमित व्यक्तित्व बनाए रखना था, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी जिज्ञासा को दबा लिया। इसी प्रकार लुओ युहेंग की निगाहें भी उसके सामने मौजूद स्पिरिट एफिनिटी की ओर आकर्षित हुई, लेकिन लुओ चेन के विपरीत उसने इस स्पिरिट एफिनिटी से अधिक जानकारी स्पष्ट रूप से देखी। हालांकि कुछ देर देखने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखाई दी। लुओ चेन ने केवल लुओ युहेंग को किन फुझोंग से यह पूछते हुए सुना, भगवान किन, क्या इस आध्यात्मिक शक्ति में कई आवश्यक संसाधनों की कमी है? ड्रैगन क्यूई पोषण की अपर्याप्तता की स्थिति क्यों है? किन फुझोंग के चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी और एक आह भरने के बाद उन्होंने कहा, यही वह बिंदु है जिसका मैं आपसे उल्लेख करना चाहता था, वह क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस के विकास के लिए पर्याप्त ड्रैगनची पोषण की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसका विकास रुक जाएगा या यहाँ तक कि रैंक में गिरावट आएगी या अंततः ये सूखकर मर जाएगा। और हमारे परिवार में एक बहुत ही दुर्लभ ड्रैगन यांग घास है जो क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस के विकास के लिए आवश्यक ड्रैगन क्यूई प्रदान कर सकती है, लेकिन इसकी उपज बेहद कम है। हालांकि मैं ये निर्णय लूंगा कि क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस की रैंक में गिरावट न आए, ये सुनिश्चित करने के लिए परिवार से हर महीने 5 छुट्टियां आवंटित की जा सकती हैं।
उद्धरण चिन्ह। उनकी बातें सुनकर लुओ युहेंग को आखिरकार समझ में आ गया कि किन फुझोंग इस सुगंधित आत्मा से युक्त खरगोश को प्राप्त करने के लिए परिवार के संरक्षक आत्मा से युक्त रक्त को बहने देने के लिए क्यों तैयार था। तो फिर धन्यवाद लॉर्ड किन। हालांकि अब जब सुगंधित आत्मा से जुड़ा खरगोश किन परिवार में है, तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में ड्रैगन यांग घास की कमी नहीं होगी। लुओ युहेंग के आश्वस्त करने वाले शब्दों को सुनकर किन फुझोंग के चेहरे पर भी खुशी की एक झलक दिखाई दी। हाँ, अगर यह सचमुच वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं आपको हर महीने ड्रैगन यांग घास की कुछ और पत्तियां देने का फैसला करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अगले कुछ समय के लिए किन फुझोंग ने लुओ युहेंग को क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस के दैनिक विकास संबंधी कुछ सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। अंततः, क्योंकि उसे वापस लौटने और गुप्त क्षेत्र की रक्षा करने की जल्दी थी, उसने वीआईपी कमरे से दृढ़तापूर्वक निकलने से पहले अनिच्छा से क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस पर एक नजर डाली। किन फुझोंग के जाने के बाद लुओ चेन अंततः अपनी आंतरिक जिज्ञासा को दबा नहीं सका और उसने क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिद की। जाति क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस। रैंक किंग बीस्ट 3 सितारे। प्रकार लकड़ी प्रकार मार्शल प्रकार। अवस्था कमजोर अपर्याप्त ड्रैगन ची निष्क्रिय। योग्यता अच्छी। कौशल 1 रक्त ड्रैगन छाया पृथ्वी स्तर क्रिम्सन रक्त ड्रैगन सरू पर रक्त ड्रैगन की उभरी हुई आकृति बड़ी मात्रा में जीवन ऊर्जा का उपभोग करते हुए अस्थायी रूप से शरीर से अलग होकर युद्ध में संलग्न हो सकती है। 2 रक्त ऊर्जा प्रेरणा गहन स्तर क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस अपनी स्वयं की जीवन शक्ति को उबालता है, जिससे अस्थायी रूप से इसकी युद्ध शक्ति बढ़ जाती है। 3 रक्त ऊर्जा रूपांतरण गहन स्तर युद्ध के दौरान क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस मैदान से ताज़ा रक्त अवशोषित कर सकता है, जिससे इसकी युद्ध शक्ति अस्थायी रूप से बढ़ जाती है और यह एकत्रित महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग अन्य कौशल सक्रियण के लिए भी कर सकता है। 4 रक्त अवरोध गहन स्तर क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस अपने मुख्य शरीर की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा को एक मजबूत ढाल में परिवर्तित करता है। 5 ड्रैगन की शक्ति पृथ्वी स्तर क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस अपने शरीर के भीतर ड्रैगन ची का उपभोग करके ड्रैगन की शक्ति उत्पन्न करता है, जो समान या निम्न रैंक वालों को भयभीत करता है, लक्ष्य की कौशल तीव्रता को कमजोर करता है और साथ ही अपने से उच्च रैंक के स्पिरिट एफिनिटीज पर भी एक निश्चित प्रभाव डालता है। लुओ युहेंग की बात सुनने के बाद लुओ चेन के चेहरे के भाव भी कुछ हद तक अस्पष्ट हो गए। ये स्पिरिट एफिनिटी स्पष्ट रूप से युद्ध की ओर झुकी हुई थी और किन फुझोंग के अभी के आत्मविश्वासपूर्ण भाषण से ये काफी युद्ध शक्ति वाली भी होनी चाहिए। हालांकि इसकी मौजूदा कमियां बहुत स्पष्ट थीं। इसे पर्याप्त ड्रैगनची पोषण नहीं मिल रहा था, जो न केवल इसे अपनी अंतर्निहित युद्ध शक्ति का प्रयोग करने से रोक रहा था बल्कि इसके वर्तमान विकास को भी सीमित कर रहा था। नीलामी समाप्त हो गई, लेकिन अंतिम से पहले वाली वस्तु के लिए हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा की तुलना में अंतिम चियान फायर लान के लिए बोली कुछ जल्दबाजी में लगाई गई प्रतीत हुई। अंत में इसकी कीमत लगभग 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन ही रही, जो कि बहुत अधिक कीमत नहीं है। हालांकि इन मामलों का लुओ चेन से कोई लेना देना नहीं था, जो पहले ही घर लौट चुका था। चियान के विकास के लिए सबसे कठिन सामग्री मिल चुकी थी, इसलिए अब उसके बहुप्रतीक्षित विकास की शुरुआत का समय आ गया था। रात के समय चंद्र तारामंडल आकाश में काफी ऊपर दिखाई देता था। चेन यांग पेटस्टो अपने सामने खड़े लुओ यांग और ची यान को देखते हुए लुओ चेन का चेहरा बेहद गंभीर था। क्या आप तैयार हैं? शायद लुओ चेन का चेहरा कुछ ज्यादा ही गंभीर था और इसी वजह से लुओ यांग के मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, भाई क्यों न मैं थोड़ी और तैयारी कर लूं। लुओ चेन ने उसे अवाक निगाहों से देखा और कहा, ये तुम्हारा विकास नहीं है, तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं चियान से पूछ रहा हूँ। चियान की मासूम आंखों ने लुओ चेन को देखा, फिर सिर हिलाया। उसका गंभीर व्यवहार बेहद मनमोहक था। लुओ युहेंग एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए चुपचाप मुस्कुराते हुए उनकी बातचीत को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अच्छा चियान, इस साधना कक्ष में प्रवेश करो। लुओ चेन ने अपने पीछे एक विशेष पारदर्शी सामग्री से घिरे साधना कक्ष की ओर इशारा किया। चियान के आज्ञाकारी ढंग से साधना कक्ष में रेंग कर प्रवेश करने के बाद लुओ चेन ने उसके विकास के लिए आवश्यक 2 सामग्रियां निकाली, अत्यधिक ठंडी आत्मा ज्वाला और बर्फीला जैड। लुओ चेन ने अपने बगल में एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे लुओ युहेंग की ओर देखा और कहा, पिताजी,
अब यह आप पर निर्भर है। आपको अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके बर्फीले जेड को तरल अवस्था में परिवर्तित करना होगा। फिर अत्यधिक ठंडी आत्मा की ज्वाला को 5 भागों में विभाजित करें और प्रत्येक भाग को बर्फीले जेड से पिघले हुए तरल से ढक दें। जब बर्फीले जेड को अत्यधिक ठंडी आध्यात्मिक ज्वाला द्वारा पुनः जेड जैसी अवस्था में झुलसा दिया जाए, तब चियान उसे निगल ले। पूरी प्रक्रिया देखने में बहुत सरल लग रही थी, लेकिन प्रत्येक चरण एक ब्रीडर के लिए एक कठिन परीक्षा थी, जिसके लिए ब्रीडर को अपनी मानसिक शक्ति पर असाधारण नियंत्रण रखने की आवश्यकता थी। तभी बर्फीले जेड को सफलतापूर्वक पिघलाकर तरल बनाया जा सका। फिर अत्यधिक ठंडी आत्मा ज्वाला को 5 भागों में बांटना प्रजनक की मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा थी। यदि तीव्रता पर्याप्त नहीं होती, तो वे आसानी से अत्यधिक ठंडी आत्मा ज्वाला से घायल हो सकते थे। लुओ युहिंग ने लुओ चेन की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते हुए एक उत्कृष्ट पंच सितारा प्रजनक होने की योग्यता साबित की। तैयार उत्पादों को देखने पर वे हवा में लटकी हुई बर्फ की क्रिस्टल जेड गोलियों की तरह दिखते थे, और नंगी आंखों से देखने पर प्रत्येक का आकार मूल रूप से एक जैसा था, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में कांच की गोलियों से खेला जाता था। हालांकि भीतर मौजूद लघु अत्यंत ठंडी आत्मा की लौ लगातार स्पंदित हो रही थी, लेकिन इसके द्वारा लाई गई ठंड बर्फीले जेड की बाहरी परत द्वारा कसकर अंदर ही बंद थी। चियान, पहले एक निगल लो। लुओ चेन के निर्देशों को सुनकर चियान ने पहले लुओ यांग की ओर देखा, और उसे सिर हिलाते हुए देखकर उसने बिना किसी झिझक के बर्फ के क्रिस्टल जेड की एक गोली निगल ली। चियान ने अपना सिर झुकाया, ठंडी अनुभूति उसे काफी अच्छी लगी। कुछ समय बाद चियान के शरीर में एक विशेष परिवर्तन दिखाई दिया। उसकी मूल रूप से गहरे लाल रंग की त्वचा अचानक सफेद हो गई, और यहाँ तक कि उसके सिर के बगल में मौजूद चमकीले लाल बाल भी जड़ से सफेद हो गए। हालांकि ये बदलाव केवल एक पल के लिए ही दिखाई दिया और तुरंत ही बाल फिर से लाल रंग के हो गए। इस समय लुओ चेन और अन्य 2 साधना कक्ष के बाहर खड़े थे, और लुओ चेन ने अंदर चियान को पुकारा, चियान, एक और बर्फ क्रिस्टल जेड गोली खा लो। चियान ने आज्ञाकारी होकर एक और निगल लिया। इस बार उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन अधिक स्थायी प्रतीत हुए, और उसकी त्वचा के बड़े बड़े हिस्से बर्फ जैसे सफेद हो गए। लगभग 10 मिनट बाद लुओ चेन ने उसे तीसरी बर्फ क्रिस्टल जेड की गोली निगलने के लिए कहा। अब मानो कोई विशाल सेना उतर आई हो। चियान का पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद हो गया था, लेकिन इस सफेदी में एक विशिष्ट परतदार एहसास था। इसके बाद लुओ चेन ने चियान को चौथा टुकड़ा निगलने को कहा। इस बार उसकी सफेद हरे रंग की त्वचा पर हल्के नीले तारे जैसे धब्बे दिखाई दिए। 5वें और अंतिम प्रयास के साथ ही अचानक उसके सिर से गहरे नीले रंग की ज्वाला फूट पड़ी। उसने अपना मुंह खोला, और फिर कम तापमान वाली नीली लपटें निकलने लगीं। भयभीत होकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, और फिर उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से समय समय पर बर्फीली नीली लपटें निकलने लगीं। अंत में इसकी पूंछ पर, इसके शरीर के अन्य हिस्सों के विपरीत जहां लपटें केवल कभी कभार दिखाई देती थीं, चियान की पूंछ पर अत्यधिक ठंडी आत्मा की ज्वाला लगातार जलती हुई प्रतीत होती थी, मानो वो कभी बुझेगी नहीं। उसकी पूंछ भी पूरी तरह से गहरे नीले रंग की हो गई। आखिरी जीव के खाए जाने के बाद लुओ चेन ने पुष्टि की कि उसका विकास पूरा हो गया था, क्योंकि उसने सत्य की आंख का उपयोग करके उसकी विकास के बाद की सभी जानकारी पहले ही देख ली थी। जाति आइस फ्लेम लान किंग, राजा जानवर प्रजाति। रैंक स्पिरिट बीस्ट 1 स्टार। प्रकार अग्नि बर्फ। स्थिति अचंभित। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 बर्फ की ज्वाला। गहन स्तर बर्फ की ज्वाला वाला शेर राजा बर्फ के भीतर आग को नियंत्रित करता है, जो कम तापमान उत्सर्जित करती है। इससे ये निरंतर जलती हुई आग की विशेषता को धारण करता है, और साथ ही अत्यधिक कम तापमान वाले लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम होता है। 2 बर्फीली आग से जलता मैदान। पृथ्वी स्तर बर्फीली ज्वाला वाला शेर राजा अपने नियंत्रण में मौजूद अत्यधिक ठंडी आत्मा ज्वाला को नियंत्रित करता है और उसे अपने शरीर से तेजी से बाहर की ओर फैलाता है। जहां भी बर्फीली आग गुजरती है, सब कुछ जम जाता है। 3 धधकती ज्वाला। पीला स्तर आइस फ्लेम लान किंग लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए बर्फ की ज्वाला थूक सकता है या अपने पंजों को बर्फ की ज्वाला से ढक सकता है। 4 फ्लोइंग फ्लेम बुलेट। प्रोफाउंड टियर बर्फ की ज्वाला ऊर्जा को एकत्रित करके मुट्ठी के आकार का एक अग्नि गोला बनाता है, जिसे लक्ष्यों पर दागा जा सकता है।
5. आइस फ्लेम ट्रू बॉडी प्रोफाउंड टीयर अपने शरीर के भीतर बड़ी मात्रा में आइस फ्लेम ऊर्जा का उपभोग करके अपने से दोगुने आकार के फ्लेम अवतार को बुलाता है। 6. ज्वाला भक्षण पृथ्वी स्तरीय आइस फ्लेम लान किंग बर्फ के भीतर विभिन्न प्रकार की आग को भक्षण करके अपनी ताकत और कौशल को बढ़ा सकता है। लुओ चेन को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बीस्ट मास्टर, जो अभी अभी स्पिरिट बीस्ट के स्तर तक पहुंचा है, उसके पास 6 स्किल हो सकती हैं, जिनमें से 2 अर्थ टियर की हैं, भले ही उनमें से एक केवल डेवोर फ्लेम जैसी निष्क्रिय स्किल ही क्यों न हो। तार्किक रूप से देखा जाए तो बात यह नहीं थी कि स्पिरिट बीस्ट्स के पास इतने सारे कौशल नहीं हो सकते थे, बल्कि बात यह थी कि आमतौर पर केवल वे बीस्ट मास्टर्स जो कई वर्षों से स्पिरिट टियर में थे और उन्नति की कोई उम्मीद नहीं थी, वे ही अपने स्वयं के विकास की आशा खोजने के लिए कौशल सीखने में अधिक समय व्यतीत करते थे। हालांकि किसी बीस्ट मास्टर के लिए विकसित होने के तुरंत बाद 3 नए नस्लीय कौशल प्राप्त करना दुर्लभ था। अधिकांश केवल अपने मूल कौशल के आधार पर प्रभाव जोड़ते थे या उत्परिवर्तन से गुजरते थे। ये बीस्ट मास्टर बहुत ही शानदार है। लुओ युहिंग ने भी आइस फ्लेम लायन किंग के कौशल का विवरण देखा था और प्रशंसा करते हुए उसने कहा। हालांकि लुओ यांग को अभी तक आइस फ्लेम लायन किंग की सटीक स्थिति का पता नहीं था, लेकिन लुओ चेन के आश्चर्यचकित भाव को देखकर और लुओ युहिंग की प्रशंसा सुनकर वह समझ गया कि उसने इस बार सही दांव खेला है। अगले ही पल शी यान के स्पिरिट बीस्ट में विकसित होने की प्रतिक्रिया उसे प्राप्त हुई। अचानक उसके शरीर पर नीली ज्वालाओं की एक रहस्यमयी परत प्रकट हुई, लेकिन इसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मानो वह कोई प्रेत हो। उसकी बीस्ट मास्टर प्रतिभा, एबिलिटी इनहेरिटेंस और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आइस फ्लेम लायन किंग ने अभी तक अपने कौशल में महारत हासिल नहीं की है, इस बच्चे को कौशल पर नियंत्रण खोने का अनुभव भी हो सकता है। लुओ युहिंग ने अपनी तेज नजरों और हाथों से साधना कक्ष का दरवाजा खोला और निर्णायक रूप से लुओ यांग को भी अंदर फेंक दिया। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाओगे, तभी तुम्हें रिहा किया जाएगा। इतना कहकर उसने बिना किसी झिझक के साधना कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। यदि अन्य बीस्ट मास्टर स्पिरिट बीस्ट के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो संभवतः ये केवल शारीरिक क्षमता, प्रतिक्रिया क्षमता और उनके शरीर के भीतर ऊर्जा के स्तर में सुधार होगा। हालांकि लुओ यांग बीस्ट मास्टर के कौशल को विरासत में पाने में सक्षम था, इसलिए ची यान में होने वाले सभी बदलाव संभवतः उसमें भी दिखाई देंगे। अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने से पहले बाहर जाकर परेशानी पैदा करना बेहतर नहीं था। बहुत देर हो रही है, शियाओ चेन, चलो वापस चलते हैं और आराम करते हैं। लुओ चेन ने साधना कक्ष के अंदर लुओ यांग को देखा, जिसका सिर रहस्यमय नीली लपटों से ढका हुआ था और धीरे से कांच पर थपथपाया। छोटे भाई, तुम अंदर अच्छे से रूपांतरित हो रहे हो। बड़ा भाई कल तुमसे मिलने आएगा। दोनों भाई कांच की खिड़की से एक दूसरे को देख रहे थे, जो बिल्कुल जेल में हुई मुलाकात जैसा लग रहा था। हालांकि लुओ चेन की बातें सुनने के बाद लुओ यांग के चेहरे पर निराशा लगभग और भी स्पष्ट हो गई। भाई, क्या तुम्हें ऐसा ही रहना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें जल्दी से अपनी शक्ति को पहचान लेना चाहिए। हम कल सुबह तुमसे मिलने आएंगे। बोलने के बाद लुओ चेन लुओ युहिंग के पीछे पीछे नीचे गया और घर चला गया। उस रात सोने की बात करें तो स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर होने के नाते एक रात जागना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। साधना कक्ष में रह गए लुओ यांग और ची यान ने एक दूसरे की ओर देखा। लुओ यांग ने आह भरते हुए कहा, जल्दी करो और अपनी शक्ति पर महारत हासिल करो, वरना कल सुबह हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतना कहकर लुओ यांग ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर में प्रवाहित हो रही ऊर्जा को महसूस किया और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। इस प्रतिक्रिया के बाद बीस्ट मास्टर की शक्ति को विरासत में प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण उसे ची यान के पास मौजूद सभी कौशलों के बारे में भी पता चल गया। कुछ ही देर में उसके शरीर से मुट्ठी के आकार का एक बर्फीला नीला अग्नि गोला निकला और दीवार से टकरा गया। या फिर बर्फ की ज्वाला से बना 3 मीटर लंबा एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ, जो लुओ यांग के नियंत्रण में दाएं बाएं घूमता रहा या लगातार अपनी भुजाओं को हिलाता रहा। उसके चारों ओर से ठंडी सफेद लपटें भी फैल गईं, लेकिन वे ची यान के पास 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि ची यान ने भी बर्फ की आग से धधकती मैदान नामक कौशल का प्रयोग किया था। साधना कक्ष के आधे हिस्से में एक व्यक्ति और एक जानवर मौजूद थे। शुरुआत में स्किल्स को व्यक्तिगत रूप से जारी करने से लेकर अंत में एक व्यक्ति और एक जानवर के स्किल्स के साथ एक दूसरे का सामना करने तक,
यह अज्ञात था कि वे कब तक उस शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे जो अब उनके पास थी। लुओ चेन, जो सुबह सुबह दुकान पर पहुंची, उसने लुओ यांग और ची यांग को साधना कक्ष में एक साथ सोते हुए देखा। लुओ चेन ने साधना कक्ष का दरवाजा खोला और गहरी नींद में सो रहे व्यक्ति और जानवर को जगाया। जागो, नाश्ता करो, फिर घर जाओ और आराम करो। लुओ यांग और ची यान, जो अभी अभी जागे थे, थोड़े अचंभित थे। ठीक है, उनकी आवाज धीमी थी, जिससे पता चलता था कि कल कौशल का अभ्यास करने से वे वास्तव में थक गए थे। हालांकि लुओ चेन द्वारा लाया गया नाश्ता खाने के बाद भी आराम करने के लिए वापस जाना चाहने वाला व्यक्ति और जानवर अभी भी ऐसा नहीं कर सके। कल किंग्यून रेयर आइटम ऑक्शन में सुगंधित स्पिरिट एफिनिटी रैबिट की नीलामी के दौरान लियांग जिंगसी ने चेन्यांग पेट स्टो के प्रभाव का जिक्र किया था, जो आज वास्तव में स्पष्ट हो गया। लुओ चेन द्वारा दुकान खोलने के कुछ ही समय बाद ग्राहकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई और जल्द ही दुकान किसी बाजार की तरह शोरगुल भरी हो गई। लुओ यांग ने नीचे की हलचल भरी भीड़ को देखा और तुरंत फैसला किया कि वो दूसरी मंजिल पर, इस स्वच्छ और शांत जगह पर ही रहना पसंद करेगा। क्या ये वही पालतू जानवरों की दुकान है जहां फ्रेग्रेंट स्पिरिट एफिनिटी रैबिट का प्रजनन होता है? सजावट काफी अच्छी लग रही है। क्या इस पिंजरे में समुद्र से आए हुए बीस्ट मास्टर्स हैं? क्या ये वही बीस्ट मास्टर्स नहीं थे जो कुछ दिन पहले घेराबंदी के दौरान प्रकट हुए थे? इस तरह की दुकान में फ्रेग्रेंट रैबिट जैसे निम्न स्तरीय बीस्ट मास्टर्स क्यों बेचे जाते हैं? वाह, ये फ्रॉस्ट वुल्फ तो बहुत ही ताकतवर लग रहा है। 120,000 स्पिरिट कॉइन, कोई बात नहीं। बॉस कहाँ है? मैं ये लाइटनिंग राइट खरीदूंगा। हालांकि दुकान के बारे में इन सवालों या चर्चाओं के अलावा वहां तरह तरह का शोर भी था। भाई, हट जाओ, तुमने मेरे पैर पर कदम रख दिया है। ओह ओह, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। उमड़ती भीड़ के बीच समय समय पर ये आवाजें आती रहीं, युवा मालिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? धिक्कार है, ये किसका छोटा मालिक है? मुझे देखने दो। अरे, तो ये यंग मास्टर लियांग हैं। मुझे माफ करना। लुओ चेन दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था, पहली मंजिल पर घनी भीड़ को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उसकी कनपटी लगातार धड़क रही है। उसने अपने जीवन में अब तक की सबसे तेज आवाज में दहाड़ लगाई, चुप रहो। इस अचानक हुई आवाज से चौंककर पहली मंजिल पर मौजूद सभी लोग आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। ये देखकर कि उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, लुओ चेन ने गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, आप में से जिन लोगों ने अभी अभी कहा कि आप बीस्ट मास्टर एस खरीदना चाहते हैं, कृपया चेकआउट के लिए काउंटर पर आएं। इतना कहकर वह शान से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। भीड़ बहुत घनी होने के बावजूद उन्होंने उसके लिए थोड़ा रास्ता बना दिया, और सौभाग्य से लुओ चेन इतना पतला था कि वह कैशियर तक पहुंचने में कामयाब रहा। क्या आप फ्रॉस्ट वुल्फ खरीदना चाहते हैं? उसकी कीमत 120,000 स्पिरिट कॉइन होगी। लाइटनिंग रट, 73,000 स्पिरिट कॉइन्स। कोल्ड बोन फिश, 320,000 स्पिरिट कॉइन। वे दो सुगंधित खरगोश, वे सजावटी जानवर हैं, बिक्री के लिए नहीं। अल्पविराम। कुछ समय बाद लुओ चेन ने बीस्ट मास्टर्स खरीदने के इच्छुक सभी लोगों का पंजीकरण किया। ये देखकर कि सभी बीस्ट मास्टर्स बिक चुके थे, कुछ लोगों ने फिर भी खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन लुओ चेन ने उन्हें सीधे मना कर दिया। ठीक है, मुझे खेद है, चेन्यांग पेट स्टो में सभी बीस्ट मास्टर बिक चुके हैं। आज हम बंद हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। बीस्ट मास्टर खरीदने वालों को छोड़कर अन्य सभी ग्राहक कृपया व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलें। आपके सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद। लुओ चेन ने इस वाक्य को 2 बार दोहराया, जिसके बाद धीरे धीरे ग्राहक जाने लगे। कुछ जिद्दी लोग जो जाना नहीं चाहते थे, उन्हें लुओ चेन ने एक एक करके मना लिया और आखिरकार वे चले गए। लगभग 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद दुकान में आखिरकार शांति छा गई, और केवल वही लोग बचे जिन्होंने बीस्ट मास्टर खरीदे थे। लुओ चेन ने दुकान के बाहर जमा भीड़ को देखा, जिसने हटने से इनकार कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। तुमने वो फ्रॉस्ट वुल्फ खरीदा था, है ना? लुओ चेन ने अपने सबसे करीब खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सिर हिलाने के बाद लुओ चेन फ्रॉस्ट वुल्फ के पिंजरे की ओर चल पड़ा, जो अब एक 7 सितारा भयंकर जानवर बन चुका था। आप इसे कैसे लेना चाहते हैं? लुओ चेन ने उस व्यक्ति की राय जानने की कोशिश की।
उस आदमी ने एक पट्टा सहित जानवर को बांधने वाला कॉलर निकाला और उसे लुओ चेन को सौंप दिया। लुओ चेन ने फ्रॉस्ट वुल्फ को उसके पिंजरे से बाहर निकाला और उस पर वह पट्टा लगा दिया। कुत्ते की रस्सी का एक सिरा उस आदमी को देते हुए उसने कहा, ठीक है ग्राहक, अपना ख्याल रखना और फिर आना। हालांकि लुओ चेन के उसे विदा करने के स्पष्ट शब्दों के बावजूद उस व्यक्ति ने जाने का कोई संकेत नहीं दिया। उसने ईमानदारी से कहा, क्षमा कीजिए, क्या आप मुझे अपनी दुकान में मौजूद वयस्क ब्रीडर से मिलवा सकते हैं? लुओ चेन रुका और बोला, मैं यहाँ का दुकानदार और पशुपालक हूँ। क्या आपको कोई समस्या है? तुम? अधेड़ उम्र का आदमी सचमुच हैरान था। लुओ चेन की कोमल और युवा सूरत देखकर उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक दुकान का सहायक है। इसलिए उसने संशयपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने बीस्ट कंट्रोल ब्रेसलेट से एक जानवर को बुलाया। ये जानवर काफी हद तक अपने पिछले जीवन के भेड़िए जैसा था, लेकिन यह उससे कहीं बड़ा था। अकेले ही इसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक थी। इसकी भूरे पीले रंग की त्वचा पर हल्की धूसर धारियां भी थीं। मेरे धारीदार भेड़िए की ताकत में लंबे समय से कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं अपने इस जानवर के लिए प्रजनन विधि विकसित करने के लिए एक वयस्क प्रजनक भेड़िए की तलाश करना चाहता हूँ। लुओ चेन ने धारीदार भेड़िए की जानकारी देखते हुए उस व्यक्ति का अनुरोध सुना। जाति, धूसर धारीदार भेड़िया, रंग स्पिरिट बीस्ट 5 स्टार, प्रकार, धातु, अवस्था, जिज्ञासु, योग्यता, साधारण, कौशल, 1। लोहे का पंजा पीला स्तर, हमला करते समय पंजों में धातु के तत्व जुड़ जाते हैं। 2। धूसर धारियां, गहन स्तर, शरीर के विभिन्न भागों पर मौजूद धूसर धारियां धूसर धारीदार भेड़िए के समग्र ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाती हैं, जिससे ये पुनर्प्राप्ति के लिए बाहरी ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर पाता है। 3। लोहे की रेत पीला स्तर, धूसर धारीदार भेड़िया धातु के तत्वों को संघनित करके लोहे की रेत बनाता है, जिससे लक्ष्य की दृष्टि बाधित होती है या उसकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। 4। छलांग पीला स्तर, वर्षों के प्रशिक्षण से विकसित एक युद्ध तकनीक, जो तुरंत गति को बढ़ा देती है। जानकारी की समीक्षा करने के बाद सब कुछ अपेक्षाकृत सामान्य प्रतीत हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि इस धारीदार भेड़िए की वृद्धि रुक गई है। इस समय आगे की प्रगति के लिए इसे या तो उचित बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी या इसके लिए उपयुक्त विशेष संसाधनों का उपभोग करना होगा। हालांकि लुओ चेन के पास फिलहाल कोई अच्छा समाधान नहीं था, क्योंकि वह अभी भी एक प्रशिक्षु पशुपालक ही था। लुओ चेन उसे केवल अपने द्वारा निकाले गए 2 तरीके ही बता सका। इसके लिए उपयुक्त सामग्री वास्तव में काफी व्यापक थी। किसी भी सामान्य धातु प्रकार की सामग्री काम कर सकती थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के धन्यवाद कहने के बीच लुओ चेन ने उसे दुकान से बाहर तक छोड़ा। लाइटनिंग रट को उसके पिंजरे से निकालकर उसे खरीदने वाले ग्राहक को सौंपते हुए लुओ चेन मूल रूप से 9 सितारा फेयर्स बीस्ट बनने के बाद उसके विकसित रूप को देखना चाहता था, लेकिन चूंकि इसे खरीदा गया था, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकता था कि उसे वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लुओ चेन ने आखिरी धनी ग्राहक को देखा, जो सोने चांदी से सजे एक छोटे कद के मोटे आदमी थे। किसी कारणवश लुओ चेन को लगा कि वो उन्हें जाना पहचाना लग रहा है। क्या आप वाकई बचे हुए सभी समुद्री जीवों को खरीदना चाहते हैं? हालांकि लुओ चेन को लगा कि इस मोटे आदमी के पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी 6 स्पिरिट रैंक बीस्ट्स, भले ही वे सभी समुद्री जीव हों, उनकी कीमत 20 लाख स्पिरिट कॉइन्स से अधिक होगी। क्या उस पैसे का इस्तेमाल जमीन पर चलने वाले उच्च श्रेणी के स्पिरिट रैंक बीस्ट को खरीदने में करना बेहतर नहीं होगा? उस मोटे आदमी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मन ही मन कहा, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? वही जिसने पिछली ब्रीडर असेसमेंट के दौरान तुमसे बात की थी। उस मोटे आदमी के याद दिलाने के बाद लुओ चेन को आखिरकार समझ में आ गया कि परिचितता की भावना कहाँ से आ रही थी। तो ये तुम ही थे। तो क्या तुम वाकई इन 6 समुद्री जीवों को खरीदना चाहते हो? मोटे शरीर वाले उस व्यक्ति ने, जिसका इरादा शुरू में लुओ चेन के साथ संबंध बनाने का था, अचानक से यह स्थिति देख ली। घर पर उसने व्यापार करने का जो तरीका सीखा था, वह तो ऐसा नहीं था, है ना? क्या ये शिष्टाचार का आदान प्रदान करने, संबंध बनाने और फिर व्यापार पर चर्चा करने के लिए नहीं होना चाहिए? हालांकि वह मोटा आदमी अड़ियल नहीं था। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, हाँ, मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ। कुल कितने पैसे लगेंगे? ये सुनकर कि वह वास्तव में खरीदने को लेकर गंभीर है और सिर्फ मजाक नहीं कर रहा है, लुओ चेन का रवैया और भी सौहार्दपूर्ण हो गया। कुल राशि 20,360,000 स्पिरिट कॉइन है।
मैं इसे आपके लिए राउंड ऑफ कर देता हूँ, इसलिए आपको केवल 20,350,000 स्पिरिट कॉइन का भुगतान करना होगा। उस मोटे आदमी ने लुओ चेन के साथ मोलभाव नहीं किया, बल्कि एक काला बैंक कार्ड निकालकर लुओ चेन को उससे संबंधित राशि का भुगतान करने दिया। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, अब हम अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं, है ना? ये सुनकर लुओ चेन ने उस मोटे आदमी को आश्चर्य से देखा। वह सचमुच यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ उसका किस तरह का रिश्ता होना चाहिए। हालांकि ये देखते हुए कि वह वर्तमान में उनका सबसे बड़ा संरक्षक था, लू चेन अभी भी बहुत विनम्र था और उसने उसे मना नहीं किया, बल्कि इसके बजाय कहा, आप किस तरह के रिश्ते की बात कर रहे हैं? बेशक दोस्त, ठीक है, कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। मेरा नाम चांग गुइहिंग है, मैं स्टार मून सिटी से हूँ। मेरी उम्र 17 वर्ष है और मैं 5 सितारा स्पिरिट रैंक का सदस्य हूँ। पशु स्वामी। इतना कहने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने लुओ चेन की ओर देखा। लुओ चेन केवल उसकी वाक्य संरचना की नकल कर सका और अपना परिचय देते हुए बोला, लुओ चेन, किंग्यांग शहर, 18 वर्ष का, एक 6 स्टार फेयर्स्टियर बीस्ट मास्टर और साथ ही एक अप्रेंटिस ब्रीडर। उसी समय उन्होंने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और चांग गुइहिंग के गोल मटोल हाथ से हाथ मिलाया। तुम वाकई कमाल हो, तुमने ब्रीडर मूल्यांकन पहली ही कोशिश में पास कर लिया, मेरे विपरीत जिसने दर्जनों बार ये परीक्षा दी है और फिर भी अप्रेंटिस ब्रीडर नहीं बन पाया हूँ। लुओ चेन ने अपनी नाक को छुआ और कहा, ये तो बस प्रतिभा की वजह से है। प्रतिभा भी ताकत का एक हिस्सा है। आप सही कह रहे हैं। अंतर्मुखी स्वभाव के होने के कारण लुओ चेन दूसरों के साथ इस तरह की अटपटी बातचीत के आदी नहीं थे, जबकि मोटे ताजे चांग गुइहिंग काफी सहज लग रहे थे। लुओ चेन की बेचैनी को भांपते हुए चांग गुइहिंग ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। उसके हाथों में एक अंडा प्रकट हुआ, जिसकी सतह पर हल्की तारों की रोशनी थी। एक पालतू अंडा। लुओ चेन की आंखों में रुचि झलक रही थी। जाति, मूनस्टार स्पिरिट, रैंक, हैचिंग, प्रकार, अवस्था, हैचिंग, कौशल। जब लुओ चेन ने अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके इस जानवर की जानकारी देखी, तो उसे केवल प्रश्न चिन्ह ही दिखाई दिए। अंडे से बच्चा निकलना, जिसके बारे में एकमात्र उपयोगी जानकारी मूनस्टार स्पिरिट नाम है। यह क्या है? लुओ चेन ने हैरानी से पूछा। एक बिना सेया हुआ पालतू अंडा। मैं इसे भाई लुओ को सौंपना चाहता हूँ ताकि वे देखें कि क्या ये सेया जा सकता है। इनाम के बारे में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। चांग गुइहिंग ने आशा भरी निगाहों से लुओ चेन की ओर देखा। नाम से ही ये दानव उच्च कोटि का प्रतीत होता था। चांग गुइहिंग की पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ लू चेन ने तुरंत सहमति नहीं दी। मैं ही क्यों? मैं तो बस एक छोटा सा प्रशिक्षु प्रजनक हूँ। आपके पास जो वित्तीय संसाधन हैं, उनसे एक प्रतिभाशाली प्रजनक को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? इस क्षेत्र में उनका अनुभव शायद मुझसे भी अधिक हो। उसकी बातें सुनकर चांग गुइहिंग ने शांत भाव से कहा, शायद ये भाग्य का ही निर्देश है, केवल तुम ही इस राक्षस को जन्म दे सकते हो। वैसे भी अब हम दोस्त हैं, और एक दूसरे की मदद करना ही तो दोस्तों का कर्तव्य होता है ना? ये किस तरह का भाग्य का मार्गदर्शन था? लुओ चेन को हमेशा यह अजीब लगता था। वे एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे और अब दोस्त बन गए थे। लुओ चेन अवचेतन रूप से मना करना चाहता था, मुझे माफ करना, ये पालतू अंडा। हमें ये जानने के लिए इसे आजमाना होगा कि यह संभव है या नहीं, है ना? अपनी अस्वीकृति की बात पूरी करने से पहले ही लुओ चेन अचानक तेजी से मुड़ गया। आखिर किस बात ने उन्हें अपना इरादा बदलने पर मजबूर किया? दरअसल सिस्टम ने उनके दिमाग में एक नया मिशन ही तय कर दिया था। मिशन 4, मूनस्टार स्पिरिट को सफलतापूर्वक हैच करें। इनाम, स्टारलाइट प्रोटेक्शन। स्टारलाइट प्रोटेक्शन, स्टारलाइट सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे लक्ष्य अभिशाप प्रकार के प्रभावों से प्रतिरक्षित हो जाता है। कौशल। अभिशाप से प्रतिरक्षा प्रकार ये वो कौशल हैं जिन्हें सबसे अप्रत्याशित कौशल कहा जाता है। इतना बड़ा इनाम, इसे छोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपको यह अंडा कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ना होगा। मुझे इस पर शोध करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं इसे से सकता हूँ या नहीं। लुओ चेन ने सोचा कि अपने लिए कुछ समय रखना जरूरी है, इसलिए उसने चांग गुइहिंग को पहले ही बता दिया। चांग गुइहिंग ने सहज भाव से सिर हिलाया। ठीक है, अगर किसी भी सामग्री की आवश्यकता हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। उसे सहमत होते देख लुओ चेन ने उसके हाथ से तारा में अंडा ले लिया और कहा,
ठीक है। स्टारलाइट एग छूने पर ठंडी महसूस हुई, जैसे उत्तम जेड पत्थर, और लुओ चेन इसके भीतर जीवंत लेकिन मंद जीवन स्पंदन को महसूस कर सकता था। ये दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं एक ही समय में मौजूद थीं। शायद यही कारण था कि वह छोटा मोटा और बाकी लोग इस पालतू जानवर को पाल नहीं पाए। लुओ चेन, जिसने अपने हाथों में मौजूद स्टारलाइट एग का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया था, ने चांग वेहिंग की ओर देखा, जो उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी निगाहें स्पष्ट रूप से पूछ रही थीं, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुमने अभी कुछ पता लगाया? चांग वेहिंग ने अपने गोल मटोल छोटे हाथों को रगड़ा और उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। नहीं, इतने कम समय में मैं क्या पता लगा सकता हूँ? मैं इसे अभी ऊपर रख देता हूँ, और जब समय मिलेगा तब इसका अध्ययन करूंगा। इतना कहकर लुओ चेन ने एक कदम बढ़ाया और दुकान की दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। चांग वेहिंग ने भी अपने छोटे छोटे पैर हिलाए, जाहिर तौर पर वह उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन लुओ चेन ने जब उसका इरादा भांप लिया तो उसने तुरंत उसे रोक दिया। दूसरी मंजिल एक महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो आपको पहले वापस जाना चाहिए। एक दोस्त भी नहीं। नहीं, अच्छा, ठीक है। अगर कुछ भी होता है, तो टर्मिनल पर मुझसे संपर्क करना सुनिश्चित करें। इतना कहने के बाद, मोटे से दिखने वाले चांग वेहिंग ने दुकान से बाहर निकलते समय एक कदम आगे बढ़ने के बदले 3 कदम पीछे लिए। उस अजीब से मोटे आदमी के दुकान से चले जाने के बाद, लुओ चेन ने तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। चांग वेहिंग की दोस्ती करने की रहस्यमय इच्छा के बारे में सोचते हुए, लुओ चेन को हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था, क्योंकि उसे फिलहाल उसके उद्देश्य का पता नहीं था। वह एक एक कदम करके ही आगे बढ़ सकता था। समय के साथ उसकी असलियत जरूर सामने आ जाएगी। दुकान के बाहर छोटे कद के मोटे चांग वेहिंग ने दुकान के सामने जमा हुए अन्य लोगों को नजरअंदाज कर दिया, और उनकी ताक झांक भरी निगाहों को कुछ भी नहीं समझा। उसने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह सचमुच मूनस्टार स्पिरिट को जन्म दे सकता है? उसके मन में एक स्पष्ट आवाज गूंजी, भाग्य का रहस्योद्घाटन यहीं की ओर इशारा करता है। मैंने केवल एक अस्पष्ट ध्वनि सुनी, और उनमें लुओ चेन का नाम भी था। हालांकि भाग्य में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस बार सभी भविष्यवाणियां सकारात्मक पक्ष की ओर इशारा कर रही हैं। मूनस्टार स्पिरिट अंडा पहले ही सौंप दिया गया था, इसलिए यहाँ चिंता करना उसके लिए व्यर्थ था। उसकी राय में, लुओ चेन बुरा व्यक्ति नहीं था, और ज्यादा से ज्यादा वह अंडे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चांग वेहिंग को अंडे की रक्षात्मक क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। कियांजे, धन्यवाद। ये बात अत्यंत ईमानदारी से कही गई थी। वह और थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील कई शहरों से होकर गुजरे थे, और अंततः उन्हें यहाँ मूनस्टार स्पिरिट को उत्पन्न करने का एक सुराग मिला। थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील की भाग्य की जांच करने की क्षमता बहुत मददगार साबित हुई थी। जब मूनस्टार स्पिरिट का जन्म हो, तो मुझे धन्यवाद देना। थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील उस छोटे मोटे व्यक्ति द्वारा औपचारिक रूप से धन्यवाद दिए जाने के बाद थोड़ा शर्माया हुआ सा लग रहा था। चांग वेहिंग ने मन ही मन अच्छा कहकर सहमति जताई, फिर उसने अपना पैर उठाया और चेन्यांग पेट स्टोर के बगल वाली एक दुकान में चला गया। आप अपनी दुकान कितने में बेच रहे हैं? डॉट 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 चेन्यांग पेट स्टोर। दुकान का दरवाजा बंद करने के बाद, लुओ चेन सावधानीपूर्वक अंडे को ऊपर ले गया। उसने पहले अंडे को दूसरी मंजिल पर स्थित रूपांतरण कुंड में रखा, ये जाने बिना कि यह प्रभावी होगा या नहीं, लेकिन रूपांतरण कुंड के प्रभावों को देखते हुए, इससे निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। स्टारलाइट अंडा धीरे धीरे रूपांतरण कुंड की तलहटी में डूब गया, और फिर लुओ चेन ने अंडे की भयावह प्रकृति को देखा। रूपांतरण कुंड में पानी की गहराई मूल रूप से केवल लगभग 1 मीटर थी, लेकिन कुंड में स्टारलाइट अंडा रखने के बाद, रूपांतरण कुंड का जल स्तर स्पष्ट रूप से तेजी से कम होने लगा। जैसे ही लुओ चेन ने सोचा कि तारा में अंडा फूटने के लिए ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, आधे तालाब का पानी अवशोषित करने के बाद, तारा में अंडे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा। लुओ चेन तुरंत पूल में उतरा और उसे बाहर निकाला, अन्यथा यह आदमी निश्चित रूप से पूल का सारा पानी सुखा देता। ये पूल उनके लिए अपनी दुकान खोलने और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा थी, और इसमें अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। सिस्टम, मैं इस चीज को कैसे अंजाम दूं? मुझे बस काम सौंपने के लिए उकसाओ और फिर मुझे अकेला मत छोड़ो। इसमें और गड्ढा खोदकर उसे दफन न करने में क्या अंतर है?
प्रणाली। लंबे समय तक चुप्पी के बाद सिस्टम की आवाज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। जब आपको दूसरा गुप्त क्षेत्र प्राप्त हो जाए, तो आप वहां इस अंडे को से सकते हैं। लुओ चेन ने अपने कार्यों की पूर्णता स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत अपना शॉप पैनल खोला। कार्य एक स्पिरिट रंक पालतू जानवर बेचें, पूर्ण पुरस्कार 100 अंक, 5 ऊर्जा पत्थर प्राप्त करने योग्य। कार्य 2 3 पालतू जानवरों का विकास करें, एक विकसित पुरस्कार 200 अंक, 1 रंक 2 गुप्त क्षेत्र। कार्य 3 उत्कृष्ट योग्यता वाले 20 पालतू जानवरों को बेचें, 4 बिक चुके हैं, पुरस्कार 50 अंक, दुकान में नई वस्तुएं जोड़ी गईं। कार्य 4 मूनस्टार स्पिरिट को सफलतापूर्वक अंडे से बाहर निकालें, पुरस्कार स्टारलाइट प्रोटेक्शन। उसने पहले पूरे किए गए कार्य के लिए पुरस्कार का दावा किया और 100 अंक जमा किए गए, जिससे दुकान प्रणाली में उसका वर्तमान शेष 250 अंक हो गया। फिर लुओ चेन के हाथ में 5 जेड पत्थर प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक बच्चे की मुट्ठी जितना था। वे एकदम साफ थे और देखने में बहुत महंगे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनका इस्तेमाल पहली मंजिल और बगल वाले कमरे में पालतू जानवरों के पिंजरों पर किया जा सकता है। लुओ चेन ने फिलहाल इन 5 ऊर्जा पत्थरों को एक तरफ रख दिया और इरादा किया कि जब पिंजरों में नए जानवर आएंगे तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जब लू चेन ऊर्जा पत्थरों को देखते हुए सोच में डूबा हुआ था, तभी उसके कंधे पर चुपचाप आराम कर रहा छोटा सा रोएंदार जीव अचानक, जब लू चेन का ध्यान कहीं और था, उसके हाथ से एक ऊर्जा पत्थर छीनकर निगल गया। लुओ चेन ने अपने हाथ की हलचल को देखते ही एक नजर में ही पसीने से तरबतर हो गया। अरे मेरे पूर्वज, आपने इतनी बड़ी चीज कैसे खा ली? इसे जल्दी से थूक दो, इसे अपने गले में फंसने मत दो। अफरा तफरी के दौरान कई ऊर्जा पत्थर जमीन पर गिर गए, लेकिन लू चेन ने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बेचैनी से उस छोटे से प्यारे जीव का मुंह खोलने की कोशिश की। हैं, कुछ नहीं, खुला हुआ मुंह खाली था, उसमें केवल उस नन्हे से रोएंदार जीव के नन्हे नन्हे दूध के दांत ही दिखाई दे रहे थे। क्या तुमने सचमुच इसे निगल लिया? लुओ चेन ने उस अचंभित छोटे से जीव को घूरते हुए सख्ती से पूछा। क्या मैंने इसे निगल नहीं लिया था? लुओ चेन ने जमीन की तलाशी ली और उसे केवल 4 ऊर्जा पत्थर मिले, 5वां पत्थर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने उस नन्हे से रोएंदार जीव को अपने हाथ में लिया और फिर उसके मुलायम पेट को दबाया। उसे उसमें किसी भी प्रकार की कठोर वस्तु का जमाव महसूस नहीं हुआ। ये तो अजीब बात है, पत्थर कहाँ गया? बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब लुओ चेन को वह नहीं मिला, तो उसने तलाश बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उस छोटे से प्यारे जीव को अपने सामने ठीक से खड़े होने का आदेश दिया। अब से मेरी अनुमति के बिना तुम्हें कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अगर मैंने तुम्हें दोबारा बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हुए पकड़ा, तो तुम्हें 1 दिन का उपवास रखना होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया, तो 2 दिन का उपवास रखना होगा। ऐसे छोटे बच्चों को सख्त शिक्षा की जरूरत होती है, शरारती बच्चों को अधिक अनुशासन की जरूरत होती है। लुओ चेन ने उस नन्हे से प्यारे से जीव का सिर कुछ बार जबरदस्ती नीचे दबाया, जिससे वह इस संधि के लिए राजी हो गया, और अंत में संतुष्ट होकर उसने उसे जाने दिया। अब तक मूकदर्शक रहे सिस्टम से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ओह मेरे मूर्ख मेजबान, इसने सचमुच ऊर्जा पत्थर खा लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह, लेकिन इसके पेट में तो कोई असामान्यता नहीं दिख रही है। लू चेन, अभी भी चिंतित होकर, उस छोटे से प्यारे जीव को फिर से उठाया और उसका पेट जांचा। ऊर्जा पत्थर सेवन करने पर पिघल जाते हैं, जिससे वे सबसे शुद्ध और सौम्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो शरीर के सभी भागों को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए ऊर्जा पूरी तरह से शरीर द्वारा अवशोषित हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है, तो आप इसकी मौजूदा रैंकिंग देख सकते हैं। जाति, प्रकाश आत्मा बिल्ली। रैंक, भयंकर जानवर 7 सितारा। प्रकार, मानसिक प्रकार महाशक्ति। अवस्था, तृप्त, ओनिंदा। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, 1 स्पिरिट मेम्ब्रेन प्रोफाउंड टियर लक्ष्य के शरीर की सतह पर ऊर्जा से बनी झिल्ली की एक परत जोड़ता है, जिससे लक्ष्य बाहरी दुनिया के साथ पदार्थ का आदान प्रदान करने से अवरुद्ध हो जाता है। दरअसल उस नन्हे से प्यारे जीव का रैंक मूल फेयर्स बीस्ट 6 स्टार से बढ़कर वर्तमान फेयर्स बीस्ट 7 स्टार हो गया था। तो क्या ऊर्जा पत्थरों का इस्तेमाल पालतू जानवरों के भोजन के रूप में भी किया जा सकता है? ये प्रभाव तो रूपांतरण कुंड से भी बेहतर लगता है ना? मानो लुओ चेन के विचारों को जान लेने के बाद सिस्टम ने बोलना शुरू कर दिया।
ऊर्जा प्रदान करने के लिए वास्तव में ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया जाता है, और पालतू जानवरों के शुरुआती विकास के दौरान इनका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन पूल पालतू जानवर के शारीरिक गुणों के सभी पहलुओं को धीरे धीरे निखारता है, जिसमें छिपी हुई चोटों को दूर करना और योग्यता में सूक्ष्म सुधार करना शामिल है, और इन सभी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो मैं दोनों का एक साथ उपयोग करूंगा। उस नन्हे से प्यारे से जीव को जमीन पर बैठा हुआ, बेहद नींद में देखकर और यह जानते हुए कि उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी है, लुओ चेन ने उसे और अधिक शिक्षित न करने का फैसला किया। उसे उसके खास छोटे से बिस्तर पर रखने के बाद, लुओ चेन ने लुओ यांग की ओर देखा, जो पालतू जानवरों के कौशल सिमुलेशन कक्ष में टर्मिनल से जूझ रहा था। वह इतनी देर से दूसरी मंजिल पर था, और लुओ यांग को इसका एहसास भी नहीं हुआ। टर्मिनल पर ऐसी क्या बात थी जो उसे इतना आकर्षित कर रही थी? लुओ चेन अंदर आई और लुओ यांग के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? इतने एकाग्रचित हो? लुओ चेन की आवाज सुनकर लुओ यांग ने अपना टर्मिनल लुओ चेन के सामने धकेल दिया और गुस्से भरे स्वर में कहा, इंटरनेट पर कोई पालतू जानवरों की दुकान की बदनामी कर रहा है। लुओ चेन ने टर्मिनल को, जो लगभग उसके मुंह में घुसा हुआ था, थोड़ा और दूर किया, और फिर वह उस पर मौजूद सामग्री को स्पष्ट रूप से देख सका। चेन्यांग पेट स्टोर की सेवा बेहद खराब है और वे ग्राहकों को दुकान से बाहर निकाल देते हैं। उसके नीचे हजारों शब्द थे, जो आग में घी डालने का काम कर रहे थे, और चेन्यांग पेट स्टोर के अंदर जो कुछ हुआ उसका वर्णन कर रहे थे। कर्मचारियों की खराब सेवा, स्टोर का छोटा होना और वहां केवल कुछ ही बीस्ट्स का होना जैसी चीजें लोगों को व्यर्थ में आने के लिए मजबूर करती हैं। इसके अलावा स्टोर में रखे गए सभी जानवर साधारण, बेकार जानवर थे, जिनमें एक सुगंधित खरगोश की बड़ी सी क्लोजअप तस्वीर भी शामिल थी। इस पोस्ट के नीचे कई लोगों ने सहमति जताते हुए कहा कि वे भविष्य में वहां से खरीदारी नहीं करेंगे। पहली नजर में लुओ चेन थोड़ा गुस्से में लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि पोस्ट में अत्यधिक भावनात्मक शब्दों के अलावा लुओ चेन को लगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह काफी तर्कसंगत था। खराब सेवा। लुओ चेन को याद आया कि अभी बहुत भीड़ थी। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा लग रहा था, लेकिन वह समझा सकता था कि यह ठंडापन नहीं था, इतनी भीड़ में वह बाहर नहीं जा सकता था। दुकान की जगह छोटी थी, एक साथ 400 से अधिक लोगों के आने पर उनकी दुकान, जो केवल 500 वर्ग मीटर से थोड़ी अधिक थी, स्वाभाविक रूप से छोटी लगती थी। स्टोर में कुछ ही जानवर थे। लुओ चेन इस बात से असहमत नहीं हो सकता था, लेकिन उसका स्टोर भविष्य में एक बुटीक की तरह खुलने वाला था, तो क्या कम जानवर होना सामान्य बात नहीं है? जहां तक सुगंधित खरगोश के क्लोजअप की बात है, क्या उसका सुगंधित खरगोश अन्य दुकानों में मिलने वाले खरगोशों जैसा ही है? क्या आपने कभी 5 सितारा भयंकर जानवर जैसा सुगंधित खरगोश देखा है? लुओ चेन ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचने लगा कि क्या उन्हें भी अन्य लोकप्रिय ऑनलाइन दुकानों की तरह एक आधिकारिक खाता खोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने दुकान की मौजूदा व्यस्त स्थिति के बारे में सोचा, लुओ चेन को यह विचार अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। दुकान चलाने के अलावा उसे साधना भी करनी थी, तो खाता बही रखने के लिए उसे इतना समय कहाँ से मिलेगा? हालांकि वो सीधे एक सत्यापित आधिकारिक खाता खोल सकता है, और भविष्य में जब जानवर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, तो वो उनके बारे में वहां पोस्ट कर सकता है, जो ग्राहकों के लिए भी सुविधाजनक होगा। लुओ चेन ने अपना टर्मिनल निकाला और सत्यापन प्रक्रिया का पालन करते हुए चेन्यांग पेट स्टोर के लिए एक आधिकारिक खाता बनाया। हालांकि फिलहाल ये बिल्कुल खाली था, इसमें कोई सामग्री नहीं थी, और इसे स्थापित करने के बाद लुओ चेन ने इसे एक तरफ रख दिया और इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। लुओ यांग ने लुओ चेन को एक आधिकारिक खाते की पुष्टि करते हुए देखा और फिर कोई और हरकत नहीं की, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। भाई, क्या तुम उन पोस्टों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं करोगे जो तुम्हारी बदनामी कर रही हैं? किस बात का खंडन? क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सच है? वैसे भी विवादों के लिए मशहूर होना भी एक तरह की प्रसिद्धि ही है, यह अच्छी बात है। भविष्य में जब हमारे बीस्ट्स को अपडेट किया जाएगा, तो हम गुणवत्ता के साथ जवाब देंगे। हालांकि लुओ चेन की बात तर्कसंगत थी, फिर भी लुओ यांग को थोड़ी नाराजगी महसूस हुई, इसलिए उसने अपना टर्मिनल बंद कर दिया और सामग्री को नहीं देखा। लुओ चेन ने उसके कंधे पर थपथपाया, उसकी शांत आंखों ने लुओ यांग की भावनाओं को शांत कर दिया। अब आप स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर बन चुके हैं,
आपको ये सोचना चाहिए कि आपका दूसरा बीस्ट कौन सा होगा, और परसों से आपकी स्कूल की पढ़ाई शुरू हो रही है। क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? लुओ चेन की इस बात को सुनकर लुओ यांग की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी और उसने लुओ चेन की ओर क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। भाई, मैं पहले घर जाकर आराम करूंगा। इतना कहकर उसने जमीन पर गिरी अपनी जैकेट उठाए और लापरवाही से ची यान के सिर पर थपथपाते हुए कहा, ची यान, चलो चलते हैं। लुओ यांग और ची यान को अस्त व्यस्त होकर भागते देख लुओ चेन ने चुपचाप मुस्कुरा दिया। सिस्टम पैनल खोलकर और 250 पॉइंट्स के अकाउंट बैलेंस को देखकर लुओ चेन को अकारण ही चकाचौंध महसूस हुई। इस रकम में से कुछ खर्च करना बेहतर होगा। उसने आपूर्ति अनुभाग में रखी 5 वस्तुओं को देखा और उनमें से हर एक को पाने की इच्छा जताई। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद उसने लेवल 1 स्पिरिट स्प्रिंग खरीदने के लिए 100 अंक खर्च किए, जो प्रतिदिन 10 घन मीटर स्पिरिट युक्त झरने का पानी उत्पन्न कर सकता था और इसे गुप्त क्षेत्र में रखा जा सकता था। फिर उसने 50 पॉइंट खर्च करके 5 रहस्यमय आध्यात्मिक घासें खरीदी, जिन्हें वह दुकान में रखने की योजना बना रहा था। 2 पहली मंजिल पर, 2 दूसरी मंजिल पर और 1 तीसरी मंजिल पर। इसके अलावा रहस्यमय आध्यात्मिक घास न केवल प्रतिदिन आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता को लगातार बढ़ाती है, बल्कि यह सुगंधित खरगोश के सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश में विकसित होने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री भी है, जो इसे इस समय लुओ चेन के लिए संभवतः सबसे उपयोगी सामग्री बनाती है। आखिरी 100 अंकों के लिए लुओ चेन ने एक लेवल 1 सीक्रेट रियल्म स्पेस एक्सपेंशन स्टोन और एक लेवल 1 मैरो क्लींजिंग पिल खरीदी। दोनों आइटमों की कीमत 50 अंक थी। इस प्रकार उसने अपने सभी अंकों का पूरी तरह से उपयोग किया। लेवल 1 सीक्रेट रियल्म स्पेस एक्सपेंशन स्टोन का उपयोग निश्चित रूप से एकमात्र लेवल 1 सीक्रेट रियल्म पर किया गया था, जिसका नाम लुओ युहिंग ने बदलकर किंग्यू सीक्रेट रियल्म रख दिया था। इस नाम की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से गुप्त क्षेत्र में मौजूद एकमात्र जीव किंग्यू घास से संबंधित थी। लेवल 1 बोन मैरो क्लींजिंग पिल स्वाभाविक रूप से लिटिल फुटबॉल के लिए तैयार की गई थी। अगर वह अपने प्यारे जानवर पर इतना प्यार नहीं लुटाता, तो कौन लुटाएगा? सिस्टम टास्क 2 में 3 जानवरों को विकसित करने के कार्य में से एक, फ्रॉस्ट वुल्फ किंग, पहले ही विकसित हो चुका था और लुओ चेन ने शेष 2 को पूरा करने के लिए लिटिल फरबॉल और फ्रेग्रेंट रैबिट का उपयोग करने की योजना बनाई थी। सिस्टम से खरीदी गई वस्तुएं अभी भी बहुत जल्दी पहुंचाई गईं, लेकिन इस बार उन्हें पहले की तरह कचरे की तरह जमीन पर नहीं फेंका गया, बल्कि उन्हें प्रजनन कक्ष में मौजूद एकमात्र मेज पर धीरे से रखा गया। बैंगनी रंग का एक षट्भुजाकार पत्थर जिस पर नल खाली अक्षर लिखा हो, वो गुप्त क्षेत्र अंतरिक्ष विस्तार पत्थर होना चाहिए। मुट्ठी के आकार का, सफेद, चमकता हुआ जेड जैसा एक मन का, जिसकी बनावट से यह पता नहीं चलता था कि वह क्या है। और 5 रहस्यमय आध्यात्मिक घासें जिनसे लुओ चेन परिचित था। अंत में वहां एक चौकोर बैंगनी रंग का जेड का डिब्बा था। लुओ चेन आगे बढ़ा और उसे खोला, तो अंदर उसे अंगूठे के आकार की एक गोली मिली। जैसे ही जेड का डिब्बा खुला, एक हल्की, मनमोहक सुगंध लुओ चेन की नाक तक पहुंची, जिससे उसे निगलने की इच्छा हुई। उसने जेड के डिब्बे से गोली उठाई, गहरी नींद में सो रहे नन्हे फुटबॉल के पास गया और गोली को उसकी नाक के नीचे लटका दिया। मानो किसी स्वादिष्ट चीज का सपना देख रहा हो, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गोली को चाटने के लिए अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली। फिर जीभ के एक झटके से अंगूठे के आकार की गोली उसके मुंह में गायब हो गई। उसने अपने होठों को ऐसे चाटा मानो उसे अभी और चाहिए हो। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके सिर को सहलाया, जिससे वह अपने घोंसले में शांति से सोता रहे। उसने दुकान में गमले ढूंढे, उनमें 5 रहस्यमय आध्यात्मिक घासों को रोपा। फिर 2 गमले पहली मंजिल पर, एक गमला दूसरी मंजिल पर प्रजनन कक्ष और भोजन कक्ष में और एक गमला तीसरी मंजिल पर खाली कमरे में रख दिया। जैसे ही लुओ चेन ने इन रहस्यमय आध्यात्मिक घासों को व्यवस्थित किया, अपनी संवेदनशील प्रजनक की धारणा के साथ, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि भंडार में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक प्रचुर मात्रा में हो रही है। बाकी बची 2 वस्तुओं को पकड़े हुए लुओ चेन ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि सफेद चमकने वाला मन का स्पिरिट स्प्रिंग होना चाहिए, हालांकि वह ये नहीं जानता था कि यह सफेद मन का क्यों था। लेकिन सिस्टम ने कहा कि जब तक वह एक गड्ढा खोदकर उसे अंदर रख देता, तब तक प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में स्पिरिट स्प्रिंग का उत्पादन होता रहेगा, जो बहुत सुविधाजनक था। लुओ चेन इन दोनों वस्तुओं को लेकर तीसरी मंजिल पर गया और किंग्यू गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। जमीन अभी भी घनी हरी घास से ढकी हुई थी
उस पर चलना किसी मुलायम कालीन पर चलने जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि इसकी खामी ये थी कि इस हरे भरे कालीन पर काले धब्बों के बड़े बड़े पैच थे, जो कि कींग्यू घास को खोदकर निकालने के बाद बचे खाली स्थान थे। अब तक जिस भूमि को वे पीछे छोड़ गए थे, उस पर हरी घास नहीं उगी थी, इसलिए ऐसा असंगत दृश्य दिखाई दिया। लेकिन लुओ चेन का ध्यान सबसे ज्यादा एक छोटे से घर पर गया जो समतल जमीन पर खड़ा था, और उसके दरवाजे के सामने लिटिल फरबॉल का एक बड़ा रूप पड़ा हुआ था। लुओ चेन लगभग 300 मीटर चलने के बाद लकड़ी के घर तक पहुंचा और प्रवेश द्वार पर लाइट स्पिरिट कैट किंग का अभिवादन किया। क्या मेरे पिता अभी भी भीतर ही अंदर साधना कर रहे हैं? लाइट स्पिरिट कैट किंग ने आलस्य से सिर हिलाया, फिर अपना सिर घुमाया और दरवाजे को धक्का दिया, यह इशारा करते हुए कि लुओ चेन अंदर जाकर सीधे उससे मिल सकता है। लुओ चेन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए लाइट स्पिरिट कैट किंग की ओर चल पड़ा। बिग फिरबॉल, मेरा एक काम कर दो। बिग फिरबॉल नामक लाइट स्पिरिट कैट किंग ने लुओ चेन की ओर उत्सुकता से अपना सिर झुकाया, मानो पूछ रहा हो, क्या मदद चाहिए? लुओ चेन ने हाथ बढ़ाकर लाइट स्पिरिट कैट किंग की चौड़ी पीठ पर हाथ फेरा, उसके फर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन सोचा कि यह कितना चिकना है, और साथ ही कहा, बस इस घर के सामने मेरे लिए एक गड्ढा खोद दो। प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा ने अपने पैरों की ओर सिर हिलाया मानो वह समझ गया हो, फिर भी नहीं समझा था। लुओ चेन ने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं। वह लकड़ी के मकान के सामने लगभग 30 मीटर चला, फिर दूरी को देखा और महसूस किया कि लकड़ी के मकान से ये दूरी उचित है। तभी उसने अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ लगभग 15 मीटर लंबा और 5 मीटर गहरा एक तालाब खोदो। प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा गहरी सोच में डूबा हुआ लुओ चेन के पैरों को घूर रहा था। उसने लुओ चेन को एक पंजा हिलाकर इशारा किया कि वह एक तरफ हट जाए। लुओ चेन आज्ञाकारी ढंग से अपनी जगह से हट गया, और फिर उसने देखा कि लाइट स्पिरिट कैट किंग की आंखें चमक उठी, और जहां लुओ चेन अभी खड़ा था, वहां एक पारदर्शी विशाल हाथ प्रकट हुआ। पारदर्शी विशालकाय हाथ ने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और मिट्टी में जोर से खोदा, आसानी से गहरे भूरे रंग की मिट्टी को बाहर निकाला, जिसे फिर हथेली के पास खाली जमीन पर रख दिया गया। उसकी जगह पर 1 मीटर से भी अधिक गहरा एक बड़ा गड्ढा बन गया था। लाइट स्पिरिट कैट किंग की तेज हरकतों को देखकर लुओ चेन समझ गया कि वो उसका मतलब समझ गया है। इसके बाद लुओ चेन ने एक और षटभुजाकार बैंगनी पत्थर निकाला और उसे गुप्त क्षेत्र के भीतर जमीन पर रख दिया। गुप्त क्षेत्र से एक अदृश्य लहर फैली, और फिर गुप्त क्षेत्र की सीमा अचानक बाहर की ओर पीछे हट गई, और सीमा पर अधिक गहरे भूरे रंग की मिट्टी दिखाई देने लगी। ऊपर से देखने पर पता चलता था कि गुप्त क्षेत्र का आकार एक पूरे वृत्त जितना बढ़ गया था। आखिरकार 100 वर्ग मीटर, जो मूल गुप्त क्षेत्र के आकार का 10वां हिस्सा था, गुप्त क्षेत्र के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय वृद्धि थी। दूसरी ओर स्थित प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा ने इस बार गुप्त क्षेत्र के विस्तार पर बस एक नजर डाली, और कोई खतरा न देखकर उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह अपने विशाल हाथ से लुओ चेन के लिए गड्ढा खोदने का काम लगन से करता रहा। हालांकि साधना में लीन लू युहिंग इस कंपन से चौंक गया। उसकी मूल साधना पहले ही समाप्त हो चुकी थी, और उसने साधना तब रोक दी थी जब उसने प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा को अपनी कौशल का उपयोग करते हुए देखा था। अब संपूर्ण गुप्त क्षेत्र में हुए परिवर्तनों ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया, और वह तुरंत लकड़ी के घर से बाहर निकल आया। बाहर का दृश्य देखकर उसने कुछ उलझन के साथ पूछा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित विशाल हाथ को नियंत्रित करते हुए उस क्षेत्र में खुदाई करने लगा जिसे लुओ चेन ने उसके लिए चिन्हित किया था। लुओ युहेंग को प्रश्न पूछने ही वाला देखकर उसने बस अपना पंजा उठाया और लुओ चेन की ओर इशारा किया। लुओ युहेंग लुओ चेन से कुछ पूछने ही वाला था कि उसने ऊपर देखा और गुप्त क्षेत्र की फैली हुई सीमा को देखा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार करने और गुप्त क्षेत्र के वर्तमान आकार को मापने के बाद उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि गुप्त क्षेत्र का विस्तार लगभग 10वें हिस्से तक हो गया है। ये कैसे हुआ? लू युहिंग ने अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से भ्रमित होकर बुदबुदाया। अपने 42 वर्षों के अनुभव में ये पहली बार था जब उन्होंने किसी गुप्त क्षेत्र को स्वतः विकसित होते देखा था। उनकी विस्मय भरी निगाहें लुओ चेन की ओर मुड़ी, जो संभवतः इसका उत्तर जानते थे। एक चट्टान, एक ऐसी चट्टान जो गुप्त क्षेत्र के भीतर के स्थान के आकार को बढ़ा सकती है। लुओ चेन उसे इससे बेहतर स्पष्टीकरण नहीं दे सका।
तथ्य तो उसके सामने था ही, तो फिर और स्पष्टीकरण की क्या आवश्यकता थी? ये देखकर कि लुओ चेन को कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण देना मुश्किल लग रहा था, लुओ युहिंग को एहसास हुआ कि यह उसकी अद्भुत पशु मास्टर प्रतिभा से संबंधित है और उसने इस मामले को अपने दिल में गहराई से दबा दिया। लुओ युहिंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा द्वारा खोदे गए दर्जनों मीटर चौड़े विशाल गड्ढे को देखा। तो ये किस लिए है? जब इस बात का जिक्र हुआ तो लुओ चेन थोड़ा रहस्यमय हो गया। एक पल रुकिए, गड्ढा खोदने के बाद आपको पता चल जाएगा। लाइट स्पिरिट कैट किंग बहुत तेज था और लकड़ी के घर के सामने 15 मीटर x 15 मीटर x 5 मीटर गहरा एक गड्ढा प्रकट हो गया। लाइट स्पिरिट कैट किंग की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कुछ अनियमित किनारों और कोनों को भी बार बार समतल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लुओ चेन के सामने एक काफी हद तक परिपूर्ण दिखने वाला बड़ा गड्ढा प्रकट हुआ। लुओ चेन ने मुट्ठी के आकार की सफेद गेंद निकाली और लाइट स्पिरिट कैट किंग से उसे गहरे गड्ढे के बीच में रखने को कहा। लाइट स्पिरिट कैट किंग ने आदेश का पालन किया। सफेद गोला गहरे भूरे रंग की मिट्टी के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा कर रहा था। अब आप इसे खोल सकते हैं। लुओ चेन के शब्दों का अनुसरण करते हुए सिस्टम ने चुपचाप सफेद गोले पर लगी मुहर को हटा दिया और फिर गोले की सतह से लगातार पानी की बूंदें रिसने लगीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गोले की सतह से पानी रिसने की गति तेज होती गई, मानो वह व्यावहारिक रूप से एक छोटे पानी के पंप में बदल गया हो। बड़े गड्ढे की तलहटी में पानी जमा हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका अधिकांश भाग नीचे की ओर रिस रहा था। लुओ चेन के अनुमान के अनुसार लगभग आधा पानी नीचे की ओर रिस रहा था। अंत में तालाब का पानी बड़े गड्ढे के केवल एक छोटे से हिस्से में ही भर पाया और पानी का स्तर बढ़ना बंद हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा। लू युहिंग ने थोड़ा पानी लिया और उसे सूंघा, उसकी आंखें चमक उठीं। इस पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बहुत अधिक है। लुओ चेन का ध्यान लुओ युहिंग से अलग था। पानी का स्तर बढ़ना बंद होने के बाद उसने देखा कि तालाब के तल में स्थित गोला अभी भी वहीं था और उसे विश्वास हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस आध्यात्मिक झरने को भविष्य में कभी भी स्थानांतरित किया जा सकता है। लुओ युहिंग ने झरने का थोड़ा पानी लेकर उसे गहरे गड्ढे से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कींग्यू घास के पौधे पर टपकाया। कींग्यू घास की शाखाएं और पत्तियां स्पष्ट रूप से खुल गईं और अधिक जीवंत हो उठीं। प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए झरने का थोड़ा पानी लिया, चुपके से एक घूंट पिया और अपने होठों को चाटा। इसमें एक अनोखी मिठास थी और साथ ही यह अपने अंगों में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता था। यद्यपि इस जैसे राजा जैसे जानवर के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की यह मात्रा बहुत कम थी, फिर भी नियमित सेवन से बहुत लाभ होता। जब लुओ चेन और लुओ युहिंग का ध्यान कहीं और था, तब लाइट स्पिरिट कैट किंग ने चुपके से कई बड़े घूंट पी लिए जब तक कि उसका पेट भर नहीं गया। लुओ युहिंग ने तालाब की तलहटी में स्थित गोले को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। ये सचमुच एक अच्छी बात थी। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जल उत्पन्न करने वाला झरना तो महान परिवारों के लिए भी एक अनमोल धरोहर माना जाना चाहिए। लुओ चेन की ओर उसकी निगाहें बेहद जटिल हो गईं। ये लड़का लगातार अच्छी बातें कर रहा था और उसे सच में नहीं पता था कि उसकी सहनशक्ति कब खत्म हो जाएगी। शाओ चेन, मेरे साथ साधना करने आओ। स्टेलर ब्रीडर बनने के बाद मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी समझाऊंगा। उसने निर्णय लिया कि अगले कुछ समय तक वह लुओ चेन की साधना पर कड़ी नजर रखेगा। अपनी शक्ति बढ़ाकर ही वह अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकता था। लुओ चेन ने पहले से ही गंभीरता से पढ़ाई करने का इरादा कर रखा था, इसलिए लुओ युहिंग का अनुरोध उसके अपने इरादे से पूरी तरह मेल खाता था। इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। लुओ युहिंग के पीछे पीछे उस छोटे से लकड़ी के घर में प्रवेश करने पर बाहर से देखने पर वह छोटा सा लकड़ी का घर बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में साधारण ही था। लकड़ी के घर के अंदर का स्थान 100 वर्ग मीटर से भी कम था, लेकिन पूरे घर का बायां आधा हिस्सा विशेष रूप से अव्यवस्थित लग रहा था, जिसमें कई लकड़ी की मेजें सामग्री से ढकी हुई थीं। मेजें साधारण लकड़ी की थीं, और यद्यपि उन पर रखी सामग्री अव्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी, फिर भी उनका मूल्य काफी अधिक था। लू चेन जिन कुछ मेजों को पहचान सका, उन सभी की कीमत 2 से 3 लाख के बीच थी। लकड़ी के घर का दाहिना हिस्सा शायद वह जगह थी जहां लुओ युहिंग अक्सर आराम करती थी, जिसमें एक नीचा पलंग और उस पर कई गद्दे रखे हुए थे। हालांकि लकड़ी के घर की पिछली खिड़की से ये भी स्पष्ट था कि एक पिछवाड़ा था,
जहां 4 पिंजरे रखे हुए थे, जिनमें से 3 में जानवर आराम कर रहे थे। 2 मृग और 1 कीगू घास, जो लुओ युहिंग के हालिया शोध से संबंधित प्रतीत होते थे। सबसे पहले लुओ युहिंग नीची चारपाई पर पालथी मारकर बैठ गया। लुओ चेन ने भी उसका अनुसरण किया और पालथी मारकर बैठ गया। इस साधारण से छोटे लकड़ी के घर में लुओ परिवार के पिता और पुत्र ने अपना पहला पाठ शुरू किया। एक प्रशिक्षु प्रजनक के लिए तार्किक प्रजनक बनने की शर्त यह है कि वह मूल्यांकन के दौरान 3 अलग-अलग 9 सितारा भयंकर जानवरों को सफलतापूर्वक आत्मा जानवरों में परिवर्तित करे। केवल एक उत्कृष्ट प्रजनक के रूप में ही कोई व्यक्ति वास्तव में प्रजनकों के समूह का सदस्य माना जा सकता है। लुओ युहिंग ने अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। हालांकि स्टेलर ब्रीडर बनने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण शर्त है, आपको पहले खुद स्पिरिट रैंक बीस्ट मास्टर बनना होगा और फिर उससे ऊपर 1 सितारा से लेकर 5 सितारा तक के स्टेलर ब्रीडर हैं। हम आध्यात्मिक शक्ति के भीतर के स्रोत के आधार पर 1 सितारा से 5 सितारा तक का वर्गीकरण करते हैं। एक बार जब आप स्टेलर ब्रीडर बन जाते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपके मन में एक छोटे तारे के आकार का बिंदु बना लेगी। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, ये छोटा बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जब यह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो नए स्टार पॉइंट्स पुनर्जीवित हो जाते हैं, जो वैनिशिंग स्टार 5 स्टार का मूल है। हालांकि 5 स्टार एक छोटी संख्या लगती है, लेकिन इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। कुछ ब्रीडर अपना पूरा जीवन इसी स्तर पर अटके हुए बिताते हैं। लुओ युहिंग ने यहाँ इस बात पर बहुत गंभीरता से जोर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि लुओ चेन इस बिंदु पर सचमुच लड़खड़ा जाए। अगला चरण है ब्राइट मून ब्रीडर। इस समय आध्यात्मिक शक्ति के भीतर लुप्त होते तारे एक चंद्र शक्ति में विलीन हो जाएंगे, जो आध्यात्मिक शक्ति की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार है। इसी प्रकार सूर्य लोक में पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्ति सूर्य के समान विशाल हो जाएगी, जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करेगी। हालांकि ये चीजें अभी आपसे काफी दूर हैं। आपको केवल एक सामान्य अवधारणा की आवश्यकता है। मुख्य ध्यान इस बात पर है कि आगे क्या होगा। लुओ युहिंग ने अपना गला साफ किया और लुओ चेन ने भी खुद को सीधा किया, जिससे पता चलता है कि वह ध्यान से सुन रहा था। जब से आपकी सत्य दृष्टि की प्रतिभा जागृत हुई है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है। हर बार जब आप सत्य दृष्टि का उपयोग करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। जब भी आप लगातार विभिन्न जीवों की जानकारी का अवलोकन करते हैं, तो क्या कई बार ऐसा करने के बाद आपको हमेशा चक्कर आने या मन में चुभन जैसी अनुभूति होती है? लुओ चेन ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, क्योंकि उसने वास्तव में ऐसी भावनाओं का अनुभव किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग कर लिया है और आपकी आत्मा को ठीक होने के लिए पर्याप्त आराम की आवश्यकता है। और हमारी आध्यात्मिक शक्ति को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह आत्मा को गढ़ने और मजबूत करने की विधि है जो मैंने एक नीलामी घर से प्राप्त की थी, जो आत्मा की दृढ़ता और शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। लुओ चेन ने लुओ युहिंग द्वारा दी गई जेड पर्ची ली और लुओ युहिंग के निर्देशों का पालन करते हुए जेड पर्ची को अपने माथे पर रख लिया। फिर अचानक ही ढेर सारी जानकारी उनके दिमाग में उमड़ पड़ी। आत्मा को गढ़ने और उसे निखारने की विधि। सरल शब्दों में कहें तो ये वस्तु, जो एक साधना विधि जैसी प्रतीत होती थी, आत्मा को संयमित करने के विभिन्न पहलुओं को समझाती थी। हालांकि यह जेड पर्ची संभवतः उस पुराने विद्वान द्वारा छोड़ी गई थी, क्योंकि इसमें कई अस्पष्ट और समझने में मुश्किल हिस्से थे, लेकिन सौभाग्य से इसमें धातु को तौलने की प्रक्रिया को दर्शाने वाले विशेष चित्र थे, इसलिए लुओ चेन के लिए निर्देशों का पालन करना बहुत मुश्किल नहीं था। इसलिए लुओ चेन ने तुरंत राज्य में प्रवेश किया और अपने मन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। उन्हें इतनी जल्दी राज्य में प्रवेश करते देख लुओ युहिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। किंग्यू गुप्त क्षेत्र के भीतर समय का बीतना अगोचर था। लुओ चेन की आध्यात्मिक दुनिया में लुओ चेन ने जेड पर्ची में दिए गए विवरणों का पालन करते हुए रुकने से पहले अपनी आत्मा को 5 बार परिष्कृत किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और उसके पास परिष्करण के लिए कोई आध्यात्मिक शक्ति शेष नहीं थी। इसके अलावा वह आज सत्य की आंख का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति परिष्करण प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो गई थी। आंखें खोलकर उसने पाया कि लुओ युहिंग किसी अज्ञात समय पर वहां से जा चुकी थी। लुओ चेन नीची चारपाई से उठी और लकड़ी के घर के बाहर गई, जहां उसने दरवाजे से कुछ ही दूरी पर स्थित स्पिरिट स्प्रिंग के पास लुओ युहिंग की आकृति देखी।
साथ ही सू मुकिंग भी वहां मौजूद थी, जो किसी अज्ञात समय पर वहां पहुंची थी। वे दोनों इस समय स्पिरिट स्प्रिंग के किनारे कुछ पौधे लगा रहे थे। जैसे ही वह करीब पहुंचा, लुओ चेन ने देखा कि वे किंग्यू घास लगा रहे थे। इस क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन किंग्यू घास के पौधे लगाए गए थे। अगर राजा रैंक के बीस्ट मास्टर लुओ युहिंग और उच्च स्टार स्पिरिट रैंक की सू मुकिंग न होते तो बीस्ट मास्टर के इतने करीब होने के कारण लुओ चेन का अनुमान था कि वे अब तक लड़ना शुरू कर चुके होंगे। तुम्हारी साधना कैसी रही? सू मुकिंग ने लुओ युहिंग से यह जानकर कि लुओ चेन ने आज आत्मा निर्माण और परिष्करण विधि का अध्ययन किया था, चिंता से पूछा। इतना खराब भी नहीं। लुओ चेन की यह बात सुनकर सू मुकिंग को राहत महसूस हुई। साधना करने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से करो, तुम अभी जवान हो। सू मुकिंग की आवाज बहुत कोमल थी। लुओ चेन कहना चाहता था कि वह पहले से ही 18 साल का है और इतना छोटा नहीं है, लेकिन सू मुकिंग की आंखों को देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। क्या पूरे गुप्त क्षेत्र में मौजूद सभी किंग्यू घास को यहाँ लाया जा रहा है? लुओ चेन ने लुओ युहिंग और लाइट स्पिरिट कैट किंग की ओर देखते हुए कहा, जो इस क्षेत्र में व्यस्त थे। सू मुकिंग ने अपने होंठ सिकोड़े। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि इन किंग्यू घासों को एक साथ रखने से इनकी देखभाल करना आसान हो जाता है, और इस आध्यात्मिक झरने के पानी के पोषण से उन्हें इनकी ऊर्जा की कमी की चिंता नहीं है। क्या वे लड़ेंगे? नहीं, नहीं। जिन्होंने लड़ने का साहस किया, उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया गया है। सू मुकिंग के शब्द गहरे अर्थ वाले थे। लुओ चेन ने ध्यान से देखा और वास्तव में पाया कि कुछ किंग्यू घासों की पत्तियों पर बहुत स्पष्ट खरोंचें थीं। कुछ पौधों में तो 1 या 2 पत्ते गायब भी थे, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें बहुत बुरी तरह से दंडित किया गया था। लुओ चेन ने किंग्यू गुप्त क्षेत्र को छोड़कर दूसरी मंजिल पर स्थित साधना कक्ष में प्रवेश किया। इस समय तक लिटिल फ्लफबॉल जाग चुका था। लुओ चेन ने उसका रैंक देखा और ये देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि वह फेयर्स बीस्ट रैंक के 9वें स्टार तक पहुंच चुका था। क्या एक एनर्जी स्टोन और एक बोन मैरो क्लींजिंग पिल वाकई इतने प्रभावी होते हैं? हालांकि अब वो लिटिल फ्लफबॉल के विकास पर विचार कर सकता था। नन्हा सा रोएंदार गोला ठीक से लुओ चेन के कंधे पर कूद गया। लुओ चेन को साफ महसूस हुआ कि वो काफी भारी था। यह अभी भी उसके कंधे पर टिक सकता है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि अगर यह और बढ़ गया तो ये टिक नहीं पाएगा। 1. प्रकाश आत्मा बिल्ली चंद्रमा आत्मा बिल्ली। 2. प्रकाश आत्मा बिल्ली छाया बिल्ली। 3. लाइट स्पिरिट कैट 2 पूंछ वाली बिल्ली। 4. लाइट स्पिरिट कैट किंग। जब लुओ चेन ने अब लिटिल फ्लफबॉल के विकास पथ का अवलोकन किया, तो उसने पाया कि पहले अवलोकन की तुलना में अब एक और विकल्प मौजूद है। हालांकि लुओ चेन को तुरंत इसका कारण समझ आ गया। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे जानवर खुद बढ़ता है, उसके संभावित विकास पथ भी बदलते जाते हैं। कुछ विकास पथों के प्रकट होने के लिए एक निश्चित रैंक तक पहुंचना आवश्यक होता है, जबकि अन्य के प्रकट होने के लिए स्वयं जानवर को कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, लाइट स्पिरिट कैट, भले ही विकसित न हो, स्पिरिट बीस्ट अवस्था तक पहुंच सकती है। इसे स्पिरिट बीस्ट रैंक के 9वें स्टार पर पहुंचने पर ही लाइट स्पिरिट कैट किंग में विकसित होने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे लुओ युहिंग का बिग फ्लफबॉल। उसे विकास के 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? यह अफसोस की बात थी कि वह विकास के बाद की विस्तृत जानकारी नहीं देख सका, अन्यथा वह उस समय लुओ यांग जैसी दुविधा में नहीं होता। काफी सोच विचार के बाद लुओ चेन ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। इस विकास पथ के लिए आवश्यक सामग्रियां अधिक मूल्यवान प्रतीत हो रही थी, इसलिए उसने इसी को चुना। सामग्री की बात करें तो ख्याल युगुआंग शहर से फैंग परिवार, हे परिवार और किन परिवार नहीं हैं। मध्य शहर के लोग कुछ सामग्री खोजने में असफल नहीं हो सकते थे, और इसके अलावा दोनों सुगंधित खरगोश लगभग उनके रैंक पर पहुंच चुके थे। उसने समय देखा, अब काफी देर हो चुकी थी। वह संदेश कल भेजेगा। अच्छी नींद। अगले दिन, जो नीलामी के बाद तीसरा दिन था, किंग्यांग शहर के पूर्वी द्वार के बाहर, जहां सूर्य की पहली किरणें उगीं, किंग्यांग शहर के द्वार से भी चौड़ी एक स्थानिक दरार धीरे धीरे खुलती गई, मानो किसी चीज ने अंतरिक्ष को जबरदस्ती फाड़ दिया हो। जब स्थानिक दरार खुली, तो फैंग, किन और हे परिवारों के लोग, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा करने के लिए स्थानिक द्वार की ओर दौड़ पड़े। उनके कार्यों से ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे स्थानिक दरार के पार से आने वाले शत्रुओं से बचाव कर रहे हैं,
बल्कि वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। कुछ समय बाद फटी हुई स्थानिक दरार स्थिर हो गई और एक नियमित स्थानिक द्वार बन गई। हालांकि उस स्थानिक द्वार के अंदर घोर अंधकार था, बाहर से देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हे परिवार की टीम में हे लियांगशु ने स्थानिक दरार की ओर देखा और कुछ असंतोष के साथ बुदबुदाया, आखिर कौन आ रहा है? कितना भव्य आयोजन है, और हम सभी को उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आना होगा। उसके बगल में बैठे हे लियांगयू ने हे लियांगशु के दादा हे सोंग की ओर एक नजर डाली, जो ये परिवार के जंगली श्रेणी के पशु स्वामी भी थे और हवा में तैर रहे थे, इससे पहले कि वह हे लियांगशु के शब्दों को आगे बढ़ाए। लियुगुआंग शहर के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी कानून प्रवर्तन टीम तांग झाओ। क्या ये वही है? हे लियांगशु ने हे लियांगयू को वह नाम कहते हुए सुनकर आश्चर्य से कहा, जिससे आसपास के लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे, ये सोचकर कि वह क्या पागलपन कर रहा है। हे लियांगशु ने उसकी प्रतिक्रिया को भांपते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली, भले ही वह गुप्त क्षेत्र एक वन्य स्तर का पशु गुप्त क्षेत्र हो, फिर भी उसे आमंत्रित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होना चाहिए, है ना? हे लियांगशु की शंका सुनकर हे लियांगयू ने भी अपना सिर हिलाया और कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, शायद वह यहाँ से गुजर रहा था और उसने यही मामला सुलझाने का फैसला किया। एक बड़ी संभावना यह है कि इस हानहाई गुप्त क्षेत्र का गहरा महत्व है। तुम सही कह रहे हो, एक बूढ़ी आवाज उनके कानों में गूंजी। शुए, इस मामले में लियांगयू से और सीखो। हे लियांगयू ने हे सोन की पीठ की ओर देखा और आदरपूर्वक थोड़ा झुक गई। हाँ, हे लियांगशु आमतौर पर दूसरों के सामने घमंडी और शरारती रहता था, लेकिन हे सोन के सामने वह बहुत ही सलीके से पेश आया। उसकी बात सुनकर उसने तुरंत झुककर सहमति दे दी। इस क्षण अंततः स्थिर हो चुके स्थानिक द्वार से कुछ निकलने वाला था। कांव, पहले एक तीखी चीख निकली। ये साधारण सी पुकार ही कीग्यांग शहर के 100 मील के दायरे में फैल गई। इस पुकार को सुनकर सभी जानवर राजा के प्रति समर्पण दिखाते हुए जमीन पर लेट गए। आसपास बिखरे हुए कुछ ही राजा श्रेणी के जानवर खड़े रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीख के विरोध में दहाड़ने का साहस नहीं किया। अंतरिक्ष द्वार से एक विशालकाय पक्षी का सिर निकला। उसके सिर पर एक लाल कलगी थी, जो इतनी लाल थी कि ऐसा लग रहा था मानो उससे खून टपक सकता है। फिर उसकी लंबी गर्दन दिखाई दी, जिस पर हल्के बैंगनी रंग के पंखों की कई परतें चढ़ी हुई थीं। इसके विशाल पंख, जो इसकी गर्दन से भी गहरे बैंगनी रंग के हैं, फैले हुए हैं, जिससे ऐसा आभास होता है कि यह आकाश को ढक रहा है और सूर्य को छिपा रहा है। फिर 3 पूंछ के पंख निकले, जो लगभग उसके शरीर जितने लंबे थे। एक प्लेटिनम रंग का था, एक हल्के नीले रंग का और एक उसके शरीर के पंखों के समान बैंगनी रंग का था। इस राक्षस का पूरा रूप देखकर तीनों परिवारों के कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उसका नाम पुकारा। अंतरिक्ष को चीरने वाला पक्षी, यह एक अंतरिक्ष को चीरने वाला पक्षी है। इतना ठंडा, अंतरिक्ष विदारक पक्षी नामक वह दानव अपने पंख नहीं फड़फड़ाता था, बल्कि चुपचाप हवा में तैरता रहता था। इसी क्षण स्पेस रंडिंग बर्ड के पिछले हिस्से से एक दमदार आवाज आई। हानहाई गुप्त क्षेत्र कहाँ स्थित है? हे परिवार के बुजुर्ग ने थोड़ा झुककर आदरपूर्वक उत्तर दिया, यहाँ से पूर्व की ओर 3 ली की दूरी पर। हे सोन के वर्णन का अनुसरण करते हुए अंतरिक्ष विदारक पक्षी की पीठ पर बैठे तांग झाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और तुरंत गुप्त क्षेत्र का पता लगा लिया। अंतरिक्ष को चीरने वाला पक्षी हवा में ही मुड़ गया और पीछे की ओर मुंह कर लिया। फिर उसके प्लेटिनम रंग के पूंछ के पंख में हल्की सी चमक आ गई। हानहाई सीक्रेट दायरे के प्रकाश द्वार पर 3 ली दूर अंतरिक्ष विदारक पक्षी के प्लेटिनम पूंछ के पंख के समान अनगिनत प्रकाश प्रक्षेपण अचानक प्रकट हुए। ये प्रकाश प्रक्षेप हानहाई गुप्त क्षेत्र के प्रकाश द्वार को ढकने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही ये प्रकाश प्रक्षेप प्रकाश द्वार से जुड़ने वाले थे, प्रकाश द्वार के भीतर से पानी की एक छोटी सी धारा निकली। पहले ये प्रकाश द्वार को ढकने वाली पानी की एक परत में परिवर्तित हो गया, और फिर प्रकाश प्रक्षेपण पूंछ के पंखों का प्रतिरोध करने के लिए एक और धारा अलग हो गई। फिर उसका सामना उन घनी प्रकाश संरचनाओं से हुआ। टकराव मौन रहा, और प्रकाश संरचनाओं के पूंछ के पंख और जल प्रवाह गतिरोध की स्थिति में आ गए। पानी के बहाव ने प्रकाश द्वार की रक्षा की, जिससे पूंछ के पंखों से निकलने वाली प्रकाश किरणें आगे बढ़ने से रुक गईं। अंतरिक्ष विदारक पक्षी की पीठ पर बैठे तांग झाओ उठ खड़े हुए, उनकी आंखें मानो शून्य को भेद रही थीं, और उन्होंने हानहाई गुप्त क्षेत्र के प्रकाश द्वार के अंदर हलचल मचा रहे व्यक्ति को देखा।
दिलचस्प, वाकई में एक बड़ा आदमी है। अंतरिक्ष विदारक पक्षी ने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए और हानहाई गुप्त क्षेत्र के प्रकाश द्वार के सामने आ पहुंचा। फिर बैंगनी रंग का पूंछ का पंख थोड़ा सा चमक उठा, और बैंगनी बिजली की शक्ति से भरी एक छोटी सी गेंद तेजी से प्रकाश द्वार की ओर उड़ गई और पानी की परत के ऊपर फट गई। बिजली के उस छोटे से गोले में प्रचंड शक्ति थी, जिसने पानी की परत को आसानी से चीर दिया, जबकि प्रकाश द्वार स्वयं अप्रभावित रहा। मनुष्यों, हमें ज्यादा परेशान मत करो। प्रकाश द्वार से अजीबोगरीब शब्द निकले, मानो कोई अभी अभी बोलना सीख रहा हो। क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा धमका रहा हूँ? मुझे लगता है कि भेड़ियों जैसी महत्वाकांक्षाएं तो तुम लोगों की ही हैं। यदि स्वर्ग और पृथ्वी का दमन न होता, तो तुम इस अंतर्देशीय क्षेत्र को कब का सागर बना चुके होते। क्या तुम अब भी गुप्त लोक में दुबके रहते, यहाँ मुझसे विनम्रतापूर्वक बात करते? तांग झाओ का चेहरा निर्मल भाव से भरा हुआ था, और उसके शरीर से लोहे और खून से बनी एक रक्तमय आभा निकल रही थी। जब हम गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, तो आप स्वयं भी हमें रोक नहीं पाएंगे। आवाज के स्वामी ने एक जानकारी प्रकट की। वो अकेला नहीं था जो वर्तमान में हानहाई गुप्त क्षेत्र के प्रकाश द्वार पर ध्यान दे रहा था, और न ही वह अपने रंग का अकेला था। ठीक है, देखते हैं कि क्या तुम इस गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत करते हो। तांग झाओ के पीछे एक दूसरा राक्षस प्रकट हुआ, जो शुद्ध ज्वाला से बनी एक छोटी आकृति थी। इसका शरीर और अंग लाल लपटों से बने थे, लेकिन इसकी दोनों आंखों में से एक सफेद लपटों से जगमगा रही थी, जबकि दूसरी काली थी। इस अग्नि मानव से एक अत्याचारी भावना उत्पन्न हो रही थी, मानो वह सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता हो। तांग झाओ के साथ दो जानवरों के होने से ऐसा प्रतीत होता था कि वो वास्तव में गुप्त क्षेत्र के भीतर आवाज के स्वामी के साथ एक महान युद्ध में संलग्न होने का इरादा रखता था। आप गुप्त क्षेत्र के भीतर से आ रही आवाज का स्वामी स्पष्ट रूप से क्रोधित था। तुरंत ही हानहाई गुप्त क्षेत्र के प्रकाश द्वार के स्थान पर समुद्र की सतह पर लहरें उठने लगीं। बाहर जो दृश्य अभी अभी उगते सूरज का था, वह पहले ही घने काले बादलों में बदल चुका था। दमन का एक स्पष्ट एहसास था, जैसे तूफान से पहले की शांति। प्रकाश द्वार से एक हाथ निकला हुआ था, जिसके 8 भाग मानव हाथ के समान थे, लेकिन वह शल्कों से ढका हुआ था, और उसकी उंगलियों के बीच पतली, पंख जैसी संरचनाएं थीं। इस विचित्र हाथ के नियंत्रण में घूमते हुए काले बादलों ने भी एक विशालकाय हाथ का रूप धारण कर लिया, जिसके मुकाबले अंतरिक्ष विदारक पक्षी एक नन्ही चींटी जैसा प्रतीत होता था। इस विशालकाय हाथ के बनने के बाद इसने अंतरिक्ष विदारक पक्षी और तांग झाओ की ओर ऐसे जकड़ लिया, जैसे काले बादल किसी शहर पर दबाव डाल रहे हों। सीमाओं को तोड़ने वाले क्षेत्र में एक क्रूर जानवर फिर भी हमला करने का साहस कर रहा है। अग्नि पुरुष ने अपने सिर के ऊपर हथेली को देखा, अचानक उसका पूरा शरीर फट गया, फिर से जुड़ गया। एक अग्निमय कमल, जो उस विशाल हाथ से कम भव्य नहीं था, हवा में खिल उठा। पूरा कमल गहरे लाल रंग का था, और उससे निकलने वाली उच्च गर्मी ने आसपास की हवा को विकृत कर दिया था। बूम! अग्निमय कमल और विशालकाय हाथ आपस में टकरा गए। उनके टकराव से उत्पन्न आघात तरंग दूर दूर तक फैल गई, जिससे आकाश और पृथ्वी दोनों साफ हो गए। फिर वो विशालकाय हाथ टुकड़ों में बिखर गया, धूसर धुंध में बदल गया और दुनिया में विलीन हो गया। अग्निमय कमल का भी हाल अच्छा नहीं रहा, उसकी सबसे बाहरी पंखुड़ियां गायब हो गईं। कमल की पंखुड़ियों के बीच की ज्वाला धीरे धीरे एक रहस्यमयी नीले रंग में बदल गई, और कमल से एक भयानक, डरावनी आभा निकलने लगी। उसकी शक्ति भी और अधिक प्रचंड हो गई। ये प्रकाश द्वार से निकलने वाली हथेली पर जवाबी हमला करने के लिए लगातार तैयार रहता था। हानहाई सीक्रेट दायरे के प्रकाश द्वार से फैली हथेली थोड़ी और आगे बढ़ी, जिससे एक खुरदरी, हरे नीले रंग की अग्रबाहु दिखाई दी। हालांकि इससे पहले कि वह कोई और हरकत कर पाता, उसकी उंगलियों से लेकर बांह तक एक दरार फैलने लगी। मानो किसी भयानक खतरे का सामना करते हुए उस बांह के मालिक ने तुरंत अपनी बांह को प्रकाश द्वार के बाहर से पीछे खींच लिया। द्वार के भीतर से एक दबी हुई, दर्द भरी आवाज आई। हे मनुष्य, इसमें सांस फूलना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तांग झाओ सीधे खड़े थे, हल्की हवा से उनके कुछ बाल लहरा रहे थे, जिससे उनकी गहरी आंखें दिखाई दे रही थीं। उन्होंने आवाज के स्वामी से चुनौती देते हुए कहा, मैं किसी भी समय आपका इंतजार कर रहा हूँ। इंसान, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये धमकी देने के बाद आवाज शांत हो गई।
अब स्पेस रंडिंग बर्ड के पूंछ के पंख का प्रेत अंततः द्वार पर उतरा, जिससे पूंछ के पंख का पैटर्न अंकित हो गया। जैसे ही वह छाप बनी, उससे पारदर्शी जंजीरें निकली, जो सीधे स्पेस रंडिंग बर्ड के पूंछ के पंख से जुड़ गईं। प्रकाश द्वार, जो पिछली 2 झड़पों के दौरान स्थिर रहा था, अब स्पेस रंडिंग बर्ड के प्लेटिनम पूंछ के पंख की हल्की गति के साथ बाएं और दाएं डोलने लगा। यह एक बच्चे की बांह से लटकते हुए हाइड्रोजन के गुब्बारे जैसा था। युद्ध समाप्त होने के बाद तीनों परिवारों द्वारा गठित विशाल दल देर से पहुंचा। तांग झाओ ने अपने पीछे खड़े तीनों परिवारों की ओर मुड़कर देखा और लापरवाही से कहा, हान हाई गुप्त क्षेत्र की रक्षा का मिशन पूरा हो गया है। आपके तीनों परिवारों का मिशन भी पूरा हो गया है। यदि आप अब मेरे साथ लियुगुआंग शहर लौटना चाहते हैं, तो आप प्रस्थान कर सकते हैं। तीनों परिवारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना अंतरिक्ष विदारक पक्षी के सामने का स्थान एक अदृश्य शक्ति द्वारा फाड़ दिया गया, जिससे शहर के द्वार पर पहले मौजूद दरार जितनी चौड़ी एक अंतरिक्ष दरार बन गई। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अंतरिक्ष विदारक पक्षी, जिसमें तांग झाओ और अग्नि पुरुष सवार थे और जिसकी पूंछ से एक तैरते गुब्बारे की तरह प्रकाश द्वार लटका हुआ था, अंतरिक्ष दरार में प्रवेश कर गया। लेकिन उनके प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष की दरार तुरंत बंद नहीं हुई, वो खुली रही, और उसका अर्थ स्पष्ट था। फैंग परिवार के लगभग सभी पशु स्वामी के पास एक उड़ने वाला पक्षी पशु था, इसलिए फैंग मानवों के साथ फैंग लिक्सियाओ के आदेश पर वे एक एक करके अंतरिक्ष दरार में उड़ गए। हे सोन के बगल में एक विलो का पेड़ प्रकट हुआ, जिसकी दर्जनों शाखाओं ने हे परिवार के सभी शिष्यों को घेर लिया, जिससे उन्हें अंतरिक्ष दरार में अशांत धाराओं द्वारा बिखरने से रोका जा सके। किन परिवार में एक शुद्ध सफेद पंखों वाले पक्षी ने एक कौशल का प्रयोग किया। उसके शरीर से सफेद पंख गिरे और किन परिवार के प्रत्येक शिष्य को एक एक पंख प्राप्त हुआ। तुरंत ही इन सफेद पंखों ने उनकी पीठ पर एक जैसे सफेद पंख बना लिए, जिसके बाद वे अंतरिक्ष की दरार में उड़ गए। जब तीनों परिवारों के सभी लोग अंतरिक्ष दरार में गायब हो गए, तभी फैंग किग्यांग, जो शहर की दीवार से देख रहा था, ने अपनी निगाहें हटाईं। अब किग्यांग शहर आखिरकार फिर से सुरक्षित और शांत हो गया था, यह विचार उसके बगल में खड़े काले चेहरे वाले व्यक्ति के मन में था। शहर के बाहर हुई अशांति का किग्यांग शहर के निवासियों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि जब सुबह अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और उसके बाद एक पक्षी की तेज आवाज सुनाई दी, तब भी शायद उन्होंने सोचा होगा कि यह शहर के बाहर किसी जानवर की लड़ाई है। जब तक लड़ाई शहर के अंदर तक नहीं पहुंचती, तब तक सब ठीक था। और अगर पहुंच भी जाती, तो ज्यादा से ज्यादा वे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते, न कि पिछली बार की तरह जब समुद्री राक्षसों ने शहर पर हमला किया था। आखिरकार राक्षसों की दुनिया में थोड़ा कठोर हृदय होना ही जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका था। चेन्यांग पेटस्टो, लुओ चेन ने उन 3 परिवारों को आवश्यक सामग्री की जानकारी भेजी, जो पहले सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश को खरीदना चाहते थे और फिर साधना करने के लिए गुप्त क्षेत्र में वापस चले गए। ये देखते हुए कि तीनों परिवार काफी शक्तिशाली थे, उनके लिए ये सामग्री ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। उन्हें जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी। आज भी दुकान बंद थी। सिस्टम ने कोई नया कार्य जारी नहीं किया था और लू चेन कल की विस्फोटक स्थिति से अभी भी स्तब्ध था। उसने कुछ दिनों के लिए छिपने का फैसला किया। उसे इस समय का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने और लिटिल फरबॉल को कुछ कौशल सिखाने के लिए भी करना था। फिलहाल केवल एक ही कौशल होना थोड़ा दयनीय लग रहा था। एक बार विकास का कार्य पूरा हो जाने और एक नया गुप्त क्षेत्र प्राप्त हो जाने के बाद उसमें कुछ आश्चर्यजनक बातें हो सकती हैं। सुबह लुओ चेन ने गुप्त क्षेत्र में अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया और उसमें उल्लेखनीय सुधार महसूस किया। मेहनत का फल मिलने की इस अनुभूति ने लुओ चेन को रुकने नहीं दिया। दोपहर में वह किंगफेंग प्रजनन केंद्र गया और 1 दर्जन से अधिक सुगंधित खरगोश खरीदे। लुओ चेन ने इन सुगंधित खरगोशों को किंग्यू गुप्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से पालने की योजना बनाई। जब तक ये सभी सुगंधित खरगोश सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोशों में विकसित नहीं हो जाते, तब तक भविष्य में उसे पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्रियों की कभी कमी नहीं होगी। खरीदे गए सुगंधित खरगोशों को किंग्यू गुप्त क्षेत्र में स्थापित करने के बाद लुओ चेन ने विशेष रूप से प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा से उनकी देखभाल करने का अनुरोध किया। वह नहीं चाहता था कि वे स्पिरिट स्प्रिंग के पानी से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएं और गलती से पानी पीते समय उसमें गिरकर डूब जाएं। खरगोशों की भोली भाली आंखों को देखकर लुओ चेन को लगा कि यह बहुत हद तक संभव है।
लाइट स्पिरिट कैट किंग को एक असहज चेतावनी देने के बाद लुओ चेन उसकी अधीर निगाहों के बीच गुप्त क्षेत्र से निकल गया। ऊपर प्रजनन कक्ष में अंदर जाओ, लुओ चेन ने लिटिल फरबॉल से नरमी से कहा। लिटिल फरबॉल ने पहले लुओ चेन को देखा, फिर पीछे स्थित बीस्ट स्किल सिमुलेशन रूम की ओर मुड़ा और बिना किसी संदेह के अंदर चला गया। लुओ चेन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लिटिल फरबॉल के अंदर आते ही उसने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर लिटिल फरबॉल ने फर्श से छत तक लगे कांच से लुओ चेन की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि वह अंदर क्यों नहीं आ रहा है। लुओ चेन ने नन्हे फरबॉल को मासूमियत भरी मुस्कान दी और फिर प्यार से उसे याद दिलाया, नन्हे फरबॉल, बाद में तुम पर हमला करने वाले कौशलों से सावधान रहना। बीस्ट स्किल सिमुलेशन रूम की नियंत्रण विधि बहुत उन्नत थी। यह एक पैनल था जो उस सिमुलेशन रूम में अब तक दर्ज किए गए सभी कौशलों को संग्रहित करता था। लुओ चेन ने उन पर एक नजर डाली। आइस फायर ब्लेजिंग प्रेरी, ब्लेजिंग फ्लेम, फ्लोइंग फ्लेम बुलेट, आइस फ्लेम ट्रू बॉडी। हे भगवान, ये सभी आइस फ्लेम लान किंग की स्किल्स थीं। ये शुरू होने ही वाला है, ठीक है। लिटिल फरबॉल ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी और अपने आसपास प्रकट होने वाले किसी भी अज्ञात हमले के लिए तैयार हो गया। लुओ चेन ने फ्लोइंग फ्लेम बुलेट पर टैप किया। कौशल और दो विकल्प दिखाई दिए। 1. सिमुलेशन कक्ष में मौजूद जानवर की स्टार रेटिंग के आधार पर कौशल की उचित तीव्रता निर्धारित करें। 2. कौशल की तीव्रता को मैन्युअल रूप से सेट करें। लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से विकल्प 1 को चुना। बर्फ और आग से बनी एक छोटी, गोली के आकार की बहती हुई लौ लिटिल फरबॉल के सिर के ऊपर से सीधी नीचे गिरी। नन्हे फरबॉल की सतर्कता रंग लाई। जैसे ही बहती हुई लौ दिखाई दी, उसने उसे तुरंत भांप लिया और आसानी से उससे बच निकला। लेकिन असली सिमुलेशन तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले ही क्षण लिटिल फरबॉल के ऊपर, सामने और दाईं ओर से एक बहती हुई लौ ने हमला कर दिया। हालांकि इस बार बचने के लिए पर्याप्त समय था, इसलिए यह बिना किसी घटना के उनसे सफलतापूर्वक बच निकला। अगले ही पल चारों दिशाओं से बहती ज्वाला की गोलियां आने लगीं। म्याऊं, नन्हा फरबॉल घबराकर चिल्ला उठा। बचने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल अपने शरीर पर आभा की एक पतली परत ही बना सका। उसने बहती ज्वाला की गोलियों से हुए नुकसान को सहा और घेरे से बाहर निकल आया। फ्लोइंग फ्लेम बुलेट ने उसकी आभा परत को भेदा, लेकिन उसके साफ सफेद फर को आग नहीं लगाई। हालांकि प्रभाव की जबरदस्त शक्ति ने उसके शरीर पर प्रहार किया, जो लिटिल फरबॉल के लिए काफी दर्दनाक था, जिसने पहले कभी युद्ध का अनुभव नहीं किया था। इसके बाद फ्लोइंग फ्लेम बुलेट की गति और भी तेज होती गई, जिससे लिटिल फरबॉल को भी अपनी गति बढ़ानी पड़ी। इसके अलावा फ्लोइंग फ्लेम बुलेट से जुड़ी लपटों की तीव्रता भी बढ़ गई, जिससे लिटिल फरबॉल को फ्लोइंग फ्लेम बुलेट के लगातार बढ़ते भयावह निम्न तापमान को रोकने के लिए अपनी आभा फिल्म की मोटाई को जानबूझकर मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह की कई लहरों के बाद लिटिल फरबॉल थकान के लक्षण दिखाने लगा और लुओ चेन ने स्वेच्छा से इस प्रशिक्षण सत्र को रोक दिया। सिमुलेशन रूम से बाहर आने के बाद लिटिल फरबॉल ने सबसे पहले लुओ चेन की पैंट के पांव पर मुके और लात मारे, मानो शिकायत कर रहा हो कि उसने उसे, एक बिल्ली को, सिमुलेशन रूम में अकेला छोड़ दिया था। कुछ देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद जब लुओ चेन ने एक ऊर्जा पत्थर निकाला, तो लिटिल फरबॉल लुओ चेन की पैंट पर हमला करने के बारे में पूरी तरह से भूल गया। इसके बजाय वो उससे चापलूसी भरे अंदाज में रगड़ खाने लगा। लुओ चेन ने उसके सस्ते दिखने वाले हाव भाव को देखा, जो उसे हास्यास्पद और झुंझलाहट भरा दोनों लगा, और उसने तिरस्कार का बनावटी भाव दिखाते हुए उसे अपनी पैंट की टांग से उठा लिया। लो, रगड़ना बंद करो। नन्हे से प्यारे से जीव को और किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने ऊर्जा पत्थर को एक ही झटके में निगल लिया और झट से अपने छोटे से घोंसले में जाकर चैन से सो गया। लुओ चेन की आंखें चमक उठीं। इस गति को देखते हुए आज का अभ्यास काफी कारगर रहा। वह कल भी अभ्यास जारी रखेगा। अगले कुछ दिनों तक लुओ चेन ने अपनी सुबहें अपनी मानसिक शक्ति को निखारने में बिताईं। फिर दोपहर के समय वो कुछ सुगंधित खरगोश और किंग्यू घास का चयन करके उन्हें लिटिल फ्लफरबॉल के साथ रूपांतरण कुंड में भिगोता था। इस दौरान रूपांतरण कुंड ने एक बार फिर अपनी अनूठी विशेषताओं का प्रदर्शन किया। कुछ किंग्यू घास और सुगंधित खरगोशों की क्षमता भिगोने के बाद साधारण से अच्छी हो गई, जिससे लुओ चेन को बहुत आश्चर्य हुआ। आज 2 जुलाई, नवयुग कैलेंडर 552 है,
नीलामी समाप्त होने के एक सप्ताह बाद और 3 प्रमुख परिवारों के किंग्यान शहर छोड़ने के 3 दिन बाद, जब से लुओ चेन ने अपनी जरूरत की चीजों के बारे में जानकारी भेजी थी, तब से फैंग मानवों ने संसाधन जुटाने में बहुत तेजी दिखाई। उसने कल ही सभी आवश्यक संसाधन भेज दिए थे। जब लुओ चेन ने कल जांच की, तो उसने पाया कि ये संसाधन उसकी अनुरोधित मात्रा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में थे, जिससे उसके प्रति उसकी धारणा में काफी सुधार हुआ। जिन 3 बीस्ट मास्टर्स को विकसित किया जाना था, लिटिल फ्लफबॉल और 2 फ्रेग्रेंट रैबिट, उन्हें पहले से ही प्रजनन कक्ष में तैयार रखा गया था। लुओ चेन ने वह छोटी सी भट्टी निकाली जिसका इस्तेमाल उसने पहली बार सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश के विकास के तरल पदार्थ को तैयार करने के लिए किया था और पिछले सामग्री अनुपात का पालन करते हुए विकास के तरल पदार्थ का दुगुना हिस्सा मिलाया। नीले रंग के तरल पदार्थ के 2 हिस्से 2 छोटे कटोरे में रखे गए। औषधि की सुगंध सूंघते ही दोनों सुगंधित खरगोशों ने उसे बड़ी उत्सुकता से पी लिया। कुछ समय तक निष्क्रिय अवस्था में रहने के बाद इन दोनों खरगोशों का विकास एक एक करके शुरू हुआ। सबसे पहले उनके अंगों का विकास हुआ। इसमें उनके शरीर का आकार दोगुना हो जाना और उनके पैरों पर स्वप्निल सुंदर लाइफ क्रिस्टल का तेजी से बढ़ना शामिल था, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं था। सत्य की दृष्टि से 2 सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोशों की जानकारी की जांच करने के बाद भी लुओ चेन को थोड़ा अफसोस हुआ। जिन दोनों खरगोशों का विकास पूरा हो गया था, उनमें केवल अच्छी योग्यता ही थी। शायद इसी वजह से दोनों ने अपना तीसरा कौशल जीवन क्रिस्टल खो दिया। हालांकि अच्छी खबर ये थी कि सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कौशल स्पिरिट एफिनिटी एक जन्मजात कौशल के रूप में बना रहा। हालांकि लाइफ क्रिस्टल ये कौशल उनकी जन्मजात क्षमता के रूप में प्रकट नहीं हुआ, फिर भी एक पशु स्वामी के लिए भविष्य में उन्हें ये कौशल हासिल करने में मदद करना संभव है। हालांकि इसके लिए उस समय कुछ प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होगी। इन 2 विकसित हो चुके छोटे खरगोशों को एक तरफ रखते हुए अब लिटिल फ्लफबॉल के विकसित होने की बारी थी। लुओ चेन को थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई, क्योंकि यह उसका अपना बीस्ट मास्टर था और वह हमेशा किसी भी दुर्घटना के होने से डरता था। उसने एक एक करके तैयार सामग्री निकाली। एक सफेद जैद लोमड़ी की पूंछ, एक हीरे के बाग की पूंछ और 3 सुनहरे अनाज के फूल। सफेद जैद लोमड़ी की पूंछ की कीमत 320,000 स्पिरिट कॉइन थी और डायमंड टाइगर की पूंछ की कीमत 280,000 स्पिरिट कॉइन थी। हालांकि गोल्डन ग्रेन फ्लावर्स सस्ते थे, जिनकी कीमत केवल 130,000 स्पिरिट कॉइन थी। इन सामग्रियों के सेट की कीमत ही लगभग 700,000 स्पिरिट कॉइन है, जो कि फ्रेग्रेंट स्पिरिट एफिनिटी रैबिट की विकास सामग्री से कहीं अधिक महंगी है। उन्हें उम्मीद थी कि अंतिम विकसित रूप उन्हें निराश नहीं करेगा, कम से कम ये सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश से तो बदतर नहीं होना चाहिए। उसने तीनों सुनहरे अनाज के फूलों को पीसकर पाउडर बना लिया और फिर उसे दोनों पूंछों पर छिड़क दिया। उसने कलश में आधा बर्तन पानी डाला, उसे तेज आंच पर उबाला और फिर उसमें दोनों पूंछें डाल दी। उसने अपनी मानसिक शक्ति को दोनों पूंछों से जोड़ दिया और सिस्टम द्वारा उल्लिखित मानसिक विघटन तकनीक का उपयोग करके दोनों पूंछों को सूक्ष्म स्तर पर विघटित कर दिया। बाहर से देखने पर दोनों पूंछें धीरे धीरे पानी में घुलती और गलती हुई दिखाई दे रही थीं। आधे घंटे बाद बर्तन में मौजूद तरल पदार्थ गाढ़ा और जेली जैसा हो गया। इस समय हीटर को बंद किया जा सकता है। लुओ चेन ने बर्तन में रखे हल्के हरे रंग के चिपचिपे जेलेटिन जैसे पदार्थ से भरे आधे बर्तन को देखा। उसे याद आया कि उसने पूरी प्रक्रिया में कुछ भी नहीं छोड़ा था और संतुष्टि से सिर हिलाया। नन्हा रोएंदार जीव मेज पर कूद गया, अपना सिर नीचे किया और भट्टी को सूंघा। एक तीखी अप्रिय गंध उसकी नाक में भर गई। तुरंत ही लिटिल फ्लफबॉल का पूरा चेहरा विकृत हो गया और वह सहज रूप से पीछे की ओर उछल गया। फिर उसने लुओ चेन को संदेह भरी निगाहों से देखा, मानो मन ही मन उस पर आरोप लगा रहा हो कि उसने उसके खाने के लिए इतनी स्पष्ट रूप से जहरीली चीज बनाई है। लुओ चेन हंसते हुए बोली, ये खाने के लिए नहीं है। जरा पास आओ, यह आवेदन करने के लिए है। लुओ चेन को इशारा करते देख लिटिल फ्लफबॉल सावधानी से पास आया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उस बदबूदार चिपचिपे जेली जैसे पदार्थ के प्रति घृणा का भाव था। आखिरकार बिल्ली के बच्चों की सूंघने की क्षमता बहुत संवेदनशील होती है और वे हमेशा अत्यधिक उत्तेजक गंधों के प्रति शारीरिक रूप से अरुचि रखते हैं। टेबल पर आज्ञाकारी होकर लेट जाओ, हिलना मत।
लुओ चेन ने भट्टी से परिष्कृत औषधि का एक छोटा चम्मच निकाला और उसे लिटिल फ्लफबॉल के शरीर पर लगाया। रेशम जैसी मुलायम फर की परत पर अचानक हल्के हरे रंग के तरल पदार्थ का एक धब्बा दिखाई देना न केवल देखने में भद्दा था, बल्कि लिटिल फ्लफबॉल के लिए मानसिक पीड़ा का कारण भी था। जैसे जैसे लुओ चेन उसके पूरे शरीर पर अधिक से अधिक औषधि लगाता गया, लिटिल फ्लफबॉल ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से निराश दिखाई देने लगा। हालांकि उसके फर के आपस में गुच्छे बनने का एहसास और भी स्पष्ट हो गया। कई बार नन्हा फ्लफबॉल पास के पानी के कुंड में कूदने से खुद को रोक नहीं पाता था। पानी की तुलना में अब उसे अपने शरीर पर लगारा, चिपचिपा, जेली जैसा पदार्थ और भी ज्यादा नापसंद था। जब उसके शरीर का आधा हिस्सा उस औषधि से ढक गया, तो लिटिल फ्लफबॉल की बेचैनी आखिरकार शांत हो गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक और सनसनी महसूस होने लगी। शरीर के उन हिस्सों से जहां औषधि लगाई गई थी, एक हल्की ठंडक का एहसास हुआ, या यूं कहें कि शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह हुआ। ऊर्जा को अवशोषित करने की इस अनुभूति ने उसे अस्थायी रूप से अपने शरीर पर हो रही असुविधा को भुला दिया। इसलिए शरीर के दूसरे आधे हिस्से पर औषधि लगाने में लुओ चेन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और यह शुरुआत की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हुआ। इस समय लिटिल फ्लफबॉल पूरी तरह से जमीन पर फैला हुआ था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं मानो वह सो रहा हो। जैसे ही औषधि से ऊर्जा अवशोषित हुई, उसके शरीर पर लगी औषधि से छोटी छोटी हरी रोशनी निकलने लगी। प्रकाश के ये बिखरे हुए कण धीरे धीरे एकत्रित होते गए, फिर एक हरे रंग के कोकून में परिवर्तित हो गए, जिसने लिटिल फ्लफबॉल को घेर लिया। लगभग आधे घंटे बाद प्रकाश का आवरण आखिरकार गायब हो गया और लिटिल फ्लफबॉल उससे बाहर निकलकर लुओ चेन की ओर कूद पड़ा। हालांकि लुओ चेन ने कुछ भयानक देखा और तुरंत एक तरफ हट गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लुओ चेन ने इस तरह प्रतिक्रिया दी। आखिरकार लिटिल फ्लफबॉल अब आधे मीटर से अधिक लंबा हो गया था और अचानक लुओ चेन की ओर छलांग लगा रहा था। लुओ चेन ने संकेत दिया कि वो वास्तव में इसे संभाल नहीं सकता। नन्हा रोएंदार गोला अपने लक्ष्य से चूक जाने पर जमीन पर गिर पड़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पंजे काफी बड़े लग रहे थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लुओ चेन ने उसे क्यों नहीं पकड़ा, इसके बजाय वो बगल वाले कमरे में जाकर आईने में देखने लगा। लुओ चेन लिटिल फ्लफबॉल की जानकारी की जांच करने ही वाला था कि अचानक एक अनोखी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। लिटिल फ्लफबॉल के स्पिरिट रैंक पर पहुंचने के बाद यह पावर फीडबैक था। लुओ चेन तुरंत बैठ गया और शक्ति के इस अचानक प्रवाह को ध्यानपूर्वक महसूस करने और आत्मसात करने लगा। स्पिरिट रैंक से प्राप्त शक्ति संबंधी प्रतिक्रिया में शारीरिक क्षमता में कुछ सुधार ही शामिल थे, जैसे कि ताकत, सहन शक्ति और प्रतिक्रिया गति। ऐसा कहा जाता है कि राजा के पद तक पहुंचने पर ही पशु स्वामी स्वयं उत्तोलन की शक्ति प्राप्त करेंगे, और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी आयु में भी वृद्धि होगी। वाइल्ड रैंक में तो और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। इसलिए लुओ चेन ने तुरंत इस शक्ति को स्वीकार कर लिया। स्वीकृति पूरी करने के बाद उसने तुरंत लिटिल फ्लफबॉल की वर्तमान जानकारी की जांच की, जो सुरुचिपूर्ण कदमों से लौट रही थी। जाति: दो पूंछ वाली बिल्ली, राजक पशु प्रजाति। रैंक: स्पिरिट बीस्ट 1 स्टार। प्रकार: मानसिक प्रकार। योग्यता: उत्कृष्ट। कौशल: 1। स्पिरिट मेम्ब्रेन प्रोफाउंड टियर लक्ष्य के शरीर की सतह पर ऊर्जा से बनी झिल्ली की एक परत जोड़ता है, जिससे लक्ष्य बाहरी दुनिया के साथ पदार्थों का आदान प्रदान करने से अवरुद्ध हो जाता है। 2। जीवित रहने के लिए पूंछ काटना पृथ्वी स्तर: जब दो पूंछ वाली बिल्ली को घातक क्षति पहुंचती है, तो वह उस क्षति से बचने के लिए अपनी एक पूंछ को काटने का विकल्प चुन सकती है। 3। प्रकाश आत्मा पूंछ गहन स्तर: दो पूंछ वाली बिल्ली की पूंछों में से एक। इस पूंछ में अत्यधिक मानसिक शक्ति समाहित है और यह मानसिक शक्ति को भौतिक रूप में परिवर्तित करके बाहरी दुनिया में हस्तक्षेप कर सकती है। 4। मायावी पूंछ पृथ्वी स्तर: दो पूंछ वाली बिल्ली की पूंछों में से एक। इस पूंछ के माध्यम से दो पूंछ वाली बिल्ली कुछ हद तक बाहरी दुनिया में भ्रम पैदा कर सकती है ताकि अन्य लक्ष्यों को बाधित कर सके। लुओ चेन पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और उसने ध्यान से लिटिल फ्लफबॉल की पूंछ को बीच से अलग किया, जिससे पता चला कि वास्तव में दो पूंछें थीं। पहले दोनों पूंछें आपस में सटी हुई थीं, जिसके कारण उसे गलती से लगा था कि यह एक ही पूंछ है। पहले तो लुओ चेन को लगा कि विकास पथ में कोई गलती हो गई है और वह एक लाइट स्पिरिट कैट किंग में विकसित हो गया। अब केवल उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिटिल फ्लफबॉल की विकसित प्रजाति, दो पूंछ वाली बिल्ली, काफी अच्छी थी,
जिसमें 2 पृथ्वी स्तरीय कौशल थे। जीवन रक्षक कौशल, पूंछ काटकर जीवित रहना, देखने में वाकई आकर्षक लग रहा था। हालांकि लुओ चेन को तुरंत एहसास हुआ कि जीवन रक्षा के लिए पूंछ काटना से पूंछ को काटने की आवश्यकता का संकेत मिलता है। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि पूंछ कटने के बाद उससे जुड़ी विशिष्ट पूंछें और उनसे संबंधित कौशल भी नष्ट हो जाएंगे? यह एक खामी प्रतीत होती है। पूंछ काटने की तकनीक का इस्तेमाल करते समय वाकई सावधानी बरतनी होगी। अगर कटी हुई पूंछ को नियंत्रित किया जा सके तो ये बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं, और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।